हेलो ATPians, वेलकम टू ATP Star, द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ हर्ष मालव। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू ऑल आर फाइन। तैयारियां करना स्टार्ट कर दी होगी आपने। डेट्स आ चुकी है, डेट्स नहीं आई थी तब भी प्रॉब्लम थी, और डेट्स आ गई है तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि अब हम किस तरह से अपने कम टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करें कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। तो बच्चों, उसके लिए आज से हम लोग तैयारी करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त वाली। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम की पॉइंट्स पे बात करेंगे। सारे की पॉइंट्स हमारे कवर अप हो जाएंगे, जो भी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ उसके साथ हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, जो कि काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ये डिफिकल्ट टाइम है। डिफिकल्ट टाइम जिस बच्चे ने अच्छी प्लानिंग करके निकाल लिया ना, वो बच्चा विनर बन जाएगा। वो बच्चा फाइनली अपने गोल तक पहुंच जाएगा। आपको लग रहा होगा कि काफी चीजें टफ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। तो बच्चों, मैं आपसे कहूंगा कि इफ द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। आप अपने आप को टफ बनाइए। और टफ आदमी जो है ना, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो रुकता नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। होप यू ऑल आर विद मी, बी विद मी, मेरे साथ रहें। हम बहुत अच्छी प्लानिंग से सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो हम सबसे पहले जो सेशन लेने वाले डेट इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको की पॉइंट्स के बारे में बताता हुआ चलूंगा, साथ के साथ कुछ एग्जांपल्स भी बताता चलूंगा, और साथ के साथ लास्ट में वी विल बी हैविंग अ सेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या दिया हुआ है। जैसे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c होता है बच्चों, हम उसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये बहुत जरूरी बात है, यहाँ पे a लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे इस a को भूल जाते हैं। इफ कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग पावर इज a, देन यहाँ पे a लगाएंगे। अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 भी आ सकता है। ऐसे क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो आप उसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। क्वाड्रेटिक के लिए आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। एवरीबडी नोज। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चा गलती करता है, वो कहां गलती करता है? रूट्स और सोल्यूशन में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूट एंड सोल्यूशन। कई बच्चा इन दोनों को सेम मानता है कि रूट भी एक होता है और सोल्यूशन भी एक होता है, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, डेट इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे आपसे रूट्स की बात करूं तो 2 रूट्स होंगे। कौन कौन? 1 और 1। अगर सोल्यूशन की बात करूं तो केवल एक सोल्यूशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू 1। Let's talk about this question. x minus 2 की whole power 5 into x minus 1 का whole square is equal to 0. If we talk about the roots, तो कितने रूट्स होंगे इस इक्वेशन के? The roots will be 7, but the number of solutions will be only 2, right? तो ये आप जानते ही हैं इस वाले को, मैं इसको बाबास फॉर्मूला बोलता हूं। दिस इज बाबा जी का फॉर्मूला। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगली स्लाइड की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड दी भी आपको नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाले टॉपिक कौन कौन से होते हैं? एक तो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर टॉपिक बन सकता है, एक बन सकता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। यहाँ पे रूट्स की बहुत सारे रिलेशंस आपको दिए जा सकते हैं, उन रिलेशंस पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ के साथ लोकेशन ऑफ रूट्स तो इंपॉर्टेंट है ही सही, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कुछ सवाल बनते हैं। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन रूट्स की कंडीशन, नेचर ऑफ रूट्स और लोकेशन ऑफ रूट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन को ध्यान रखिए। कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन है a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। d इज इक्वल टू 0 आता है, d लेस देन 0 आता है तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब रियल नहीं होंगे, और रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे? नारियल रूट्स। कैसे रूट होंगे? नारियल। मतलब कहने का मतलब ना रियल, जो रियल नहीं है वो क्या है? नारियल। द रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो डेफिनेटली दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। जेईई मेंस ने इतने से पॉइंट के ऊपर सवाल पूछा हुआ है, ये बात ध्यान रखना कि अगर एक रूट आपको पता है कि वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो डेफिनेटली दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा ही होगा। बट द कंडीशन इज ABC बिलोंग्स टू R. If d is equal to 0, then roots are real and equal. The equation will be a perfect square. Roots real and equal होंगे, और जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये आपका सेकंड पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इफ ABC बिलोंग्स टू Q, ABC बिलोंग्स टू Q, जेईई मेंस 2020 में इसके ऊपर सवाल आ चुका है ABC बिलोंग्स टू Q वाले सेक्शन के ऊपर, कि इफ D इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर देन रूट्स आर रैशनल। अगर D परफेक्ट स्क्वायर है रैशनल नंबर का तो रूट्स रैशनल होंगे, और अगर D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर तो रूट्स कैसे होंगे? इररैशनल। और इररैशनल रूट्स जो है वो कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। इसका मतलब अगर एक रूट P प्लस रूट Q है तो दूसरा P माइनस रूट Q होगा। कहने का मतलब अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। द कंडीशन शुड बी ABC बिलोंग्स टू
क्यू. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है. यू हैव टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द की पॉइंट्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है. आपको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ए अल्फा प्लस बी की पावर -2 ए बीटा प्लस बी की पावर -2. ये हम सबको बहुत अच्छे से आता है. कैसे फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. तो ये तो आप बहुत इजीली कर जाओगे. ये वाला भी बहुत इजीली कर जाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी फेस हो सकती है क्योंकि ये रूट इतने आसान नहीं है. तो ये क्या है, रिलेशन है रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच का. आप देख सकते हैं अगर मैंने इस वाली इक्वेशन में अल्फा को सेटिस्फाई करवाया, लेट अस सपोज इस वाली इक्वेशन में मैंने अल्फा को सेटिस्फाई कराया, तो ये बन जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस का बी अल्फा प्लस का सी इज इक्वल टू 0. इफ आई टेक आउट अल्फा कॉमन तो इट विल बी ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू -c. तो ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा -c अपॉन अल्फा. इसका मतलब पहले रूट का वैल्यू मिल गया -c अपॉन अल्फा. तो बताइए दूसरे रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बताइए, है ना, -c अपॉन बीटा. बी विद मी, बने रहिए साथ में. हमें अच्छे पॉइंट्स को क्रैक करके जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल लानी है, चाहे कुछ भी हो जाए. वी हैव टू क्रैक अ गुड परसेंटाइल इन जेईई मेंस, करो या मरो वाली स्थिति में, क्योंकि दोनों ही अटेम्प्ट हमारे बिल्कुल एक साथ ज्यादा कुछ दूर है नहीं. तो इसलिए हमें जो प्लानिंग होगी वो यही प्लानिंग होगी, हमें एक और मौका नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना. ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जैसे इसका वैल्यू कितना आया -c अपॉन अल्फा, तो सिमिलरली इसका वैल्यू हो जाएगा -c अपॉन बीटा. तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0. राइट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक बहुत बढ़िया सवाल आया था. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसके रूट से अल्फा और बीटा. एक कंडीशन दे रखी है, ए एन बराबर क्या है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n. हमें क्या निकालना है, 8n माइनस का 2a डिवाइडेड बाय 2a9. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8n? 8n का मतलब n की जगह 10 पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10. 2a8 का मतलब, a8 का मतलब हो जाएगा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, और 2a9 का मतलब अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9. ये कंडीशन मिलेगी. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सवाल देखते भिड़ जाते हैं. क्या भिड़ जाते हैं, चलो हम रूट निकाल लेते हैं. बेटा रूट निकालना इतना आसान नहीं है. अगर इस इक्वेशन के तुम रूट निकालोगे तो कुछ इस विचित्र प्रजाति के दिखाई देंगे. वो होगा 3 प्लस माइनस रूट 11. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा की पावर 10 आ रहा है. अगर किसी भी रूट को अल्फा ले लोगे तो आपको पता है कि आप वापस बच के नहीं आ सकते. इट विल बी वेरी डेंजरस टास्क. तो हमने क्या किया, कोशिश की थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करने की. देखो अल्फा और बीटा में जब भी हाईएस्ट पावर्स आएगी सबसे ज्यादा सवाल आते हैं यहां से. अल्फा और बीटा में सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी पावर्स के सवाल पूछे जाते हैं. तो किस तरह से सॉल्व करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद देनी होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी हुई थी आपको, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा सेटिस्फाई करा दिया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू आ जाएगा 6 अल्फा. अब यहां पे देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8, दोनों में से अल्फा की पावर 8 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और दोनों में से बीटा की पावर 8 कॉमन आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2. बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू 6 अल्फा, सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू 6 बीटा. तो ये हो जाएगा आपका 6 अल्फा की पावर 9 6 बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9. 6 कॉमन आ जाएगा, 6 by 2 that will be equal to 3. तो it is a very amazing question that has been asked in mains also as well as in advance also. Right? चलिए आगे बढ़ते. देख, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन दैट एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा. अगर अल्फा इसका रूट है तो डेफिनेटली अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा. तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा ही रूट है इसका बस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ये इसका रूट है. तो इसका मतलब कंडीशन आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब आपको इसको लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, इस वाली क्वांटिटी को. या मैं आपको एक बात बोल दूं, एक मैंने सवाल बनाया आपके सामने कि भाई साहब एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है, बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी. समझ रहे हैं मेरी बात को, कि ये कंडीशन है, अल्फा इसका रूट है, आप ऐसी क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट ये दोनों होंगे. अब ये दोनों जिसके रूट होंगे तो इतने बड़े रूट को तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस. तो आपने क्या इसको सिंपलीफाई किया. अब सिंपलीफाई करने के दो तरीके. सबसे पहला तरीका तो क्या है कि इस वाली क्वांटिटी से पूरे उस बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 से इसको डिवाइड कर दो, और जैसे आप डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस का 4. तो किस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है. तो दिस है ना, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको. अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा आपको इस तरह से दिखाई देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 अल्फा प्लस का 5 इनटू में अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस का 4, और जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा आपका 10 अल्फा प्लस 1. अब 10 अल्फा प्लस 1 अगर आपका रिमाइंडर बचा तो ये क्वांटिटी थी ऑलरेडी 0 के बराबर थी, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 0 बन जाएगा. अल्टीमेटली वो रूट किसके बराबर आ गया, 10 अल्फा प्लस 11 के बराबर. 10 अल्फा प्लस 11 के बराबर. सिमिलरली दूसरा रूट किसके बराबर आ जाएगा,
tan बीटा प्लस 11 के बराबर, यानी दोनों रूट्स पता लग गए। अब बहुत आसान हो जाएगा सवाल। अच्छा, दूसरा मेथड क्या था सर, वो भी बताइए। दूसरा मेथड ये था कि ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि 0 के बराबर होता है, हमें ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, तो एक ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने अल्फा स्क्वायर यहाँ पे लिखा, तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर 4। इस तरह से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आपको ज्यादा अच्छा ये लगा होगा कि हम डिवाइड कर लेंगे सर डायरेक्टली, और डिवाइड करने के बाद जो भी मिलेगा, क्योंकि इस तरह का सवाल भी जेईई मेंस में आ सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक कंडीशन दे रखी है और बताओ ये दोनों उसके रूट है, तो हमें क्या करना है, पहले इसको इससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद वो अगर लीनियर एक्सप्रेशन में आ जाएगा या क्वाड्रेटिक में आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, पर हम सॉल्व करना जानते हैं, पर बाय क्वाड्रेटिक में इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है अगर दोनों का समेशन करोगे आप। राइट गाइस, चलिए एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमें कैलकुलेट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय बीटा माइनस 3। वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। लेट मी कंसीडर, ये दोनों आप देख सकते हैं सिमेट्रिक है बिल्कुल दोनों एक्सप्रेशन, तो किसी भी एक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। ये होते तो छोटे छोटे हैं, पर कई बार क्या होता है कि हम इसमें स्टक हो जाते हैं और वो बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए निकलना बाहर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन अल्फा माइनस 3 कौन बचा के निकालेगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा के निकालेगी, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से अगर अल्फा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो यहां से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 7, वो मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 3 अल्फा प्लस 7 प्लस का 5, तो 3 अल्फा प्लस 12, 3 बाहर आ गया, सॉरी। अब क्या किया, ऊपर नीचे ना अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा। अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, तो यहां पे 7 बन गया। फिर ये कितना बन जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 12, यानी 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा। फिर मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, इस तरीके से अपन ने इसको लिख दिया। अब इस तरह से लिखने के बाद क्या हो गया कि अपन ने मल्टीप्लाई किया, 3 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, 3 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 7, तो ये 9 अल्फा प्लस, तो ये 21 अल्फा प्लस 21 बन जाएगा डिवाइड बाय 7, दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1, है ना। ये छोटू बन जाएगा, छोटू बोले तो छोटा एक्सप्रेशन बन जाएगा 3 टाइम्स अल्फा प्लस 1। सिमिलरली दूसरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1, तो हमने 3 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, अल्टीमेटली अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यहां से आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स दैट विल बी इक्वल टू 3, तो सवाल किल हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गई बात बेटा, लगे रहो, जमे रहो और पढ़ाई करते रहो। चलिए अगला सवाल, एक और एक्सप्रेशन देता हूं मैं आपको, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। ये एक्सप्रेशन है अल्फा की पावर 5 माइनस 7 अल्फा क्यूब अपॉन 3 अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा की पावर 5 माइनस 7 बीटा क्यूब डिवाइड बाय 3 बीटा प्लस 7। देखो मेरा एम क्या है बच्चों, में ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कवर कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में आपको बता पाऊं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवा पाऊं। इससे बड़ी अचीवमेंट एटीपी के लिए और मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस हम उसी चीज में लगे हुए। देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए दोनों को हमने क्या किया, 3 अल्फा प्लस 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी वही वाली है, तो यहां पे अल्फा स्क्वायर सेटिस्फाई कराएंगे तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 7, तो 3 अल्फा प्लस 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर, तो यहां पे अल्फा स्क्वायर पुट कर दिया, यहां पे बीटा स्क्वायर पुट कर दिया, सही बात है। ऊपर नीचे से अल्फा स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल, यहां से भी बीटा स्क्वायर कॉमन निकल कैंसिल, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 7 कॉमन निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब सबका वैल्यू आपको पता है, बस पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को देखिए कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3 होंगे, हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहां पे देख सकते हैं कि दोनों रूट सिमेट्रिक है, आप किसी भी एक रूट को y मान लीजिए। अब किसी भी एक रूट को y मानने के बाद क्या करना होता है प्रोसेस में, यहां पे हमें अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ता है y के टर्म्स में। भाई y बराबर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 3, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा y के टर्म्स में। अब अल्फा किसका रूट था, इसका रूट था, इसमें सेटिस्फाई करा दिया, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा का वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दिया y के टर्म्स में और इस पूरे को सॉल्व कर लिया। इस पूरे को सॉल्व करने से y में जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट ये होगा और ये होगा। तो चाहो तो आप सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो इस तरीके से, चाहो तो आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो आएगी उसके रूट्स यही होंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि y अज्यूम कर सकते हैं, अगर सारे रूट सिमेट्रिक हैं तो y अज्यूम कर लीजिए, फिर अल्फा का वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लीजिए और उसके बाद उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं या एक क्यूबिक भी बना सकते हैं इस तरह के सवालों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली चीज पे। कॉमन रूट्स की कंडीशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
कॉमन रूट की कंडीशन क्या होगी, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस का b1 अल्फा प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन ये, अब कॉमन रूट पे सबसे पहली कंडीशन क्या आती है बच्चों, वन कॉमन रूट की कंडीशन आती है, वन कॉमन रूट की कंडीशन। तो वन कॉमन रूट की कंडीशन क्या होगी, दोनों में अल्फा को सेटिस्फाई करवा दिया, अल्फा को सेटिस्फाई करवाने के बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा दिया, अल्फा स्क्वायर वाले को हाइड कर दिया b1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू b2, अल्फा वाले को हाइड कर दिया, बीच में माइनस अल्फा आएगा तो a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू, इस तरह से हमने कंडीशन को निकाल लिया। ऐसे ही बहुत कॉमन रूट्स की कंडीशन क्या होती है, बहुत कॉमन रूट्स की कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रखिए। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी दो क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। याद है बच्चों सभी को, गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक मिनट साइड में हटके मौका देता हूं लिखने का। आप देख सकते हैं एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया जो हमने पढ़ लिया कॉमन रूट्स की कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट जो है वो ये है, अगर हमें a का फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉमन रूट की कंडीशन के सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका और होता है जो कि पूछा जाता है, 2020 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया है कि कॉमन रूट का सवाल है। अब कॉमन रूट के सवाल में एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, वो कंडीशन किसी बच्चे को बहुत बड़ी लगती होगी। छोटी कंडीशन क्या होती है, आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए। क्या यहाँ पे दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है? यस। अगर दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम है तो आप दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपसे क्या होगा, एक्स स्क्वायर की टर्म कट जाएगी तो केवल एक्स बचेगा, और एक्स का जो वैल्यू निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका कॉमन रूट हो जाएगा। और वही आपका कॉमन रूट हो जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके उस कंडीशन को फॉलो करवा लीजिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो कॉमन रूट का सवाल जब भी आपको मिले, वन कॉमन रूट की कंडीशन है तो दोनों इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बनाइए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है बच्चों, क्या करना है, वहां से जो x का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी दैट वन कॉमन रूट। राइट गाइस, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्फा इज अ नेगेटिव रियल नंबर एंड सेटिस्फाई ऑल द थ्री इक्वेशन। अल्फा इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इन तीनों का रूट है तो तीनों में सेटिस्फाई करवा दिया। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें अल्फा ए और बी तीनों का वैल्यू चाहिए, अल्फा का, ए का और बी का। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन को ऐड कर दिया, पहली दूसरी को ऐड करके थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। बट सवाल में दिया हुआ अल्फा इज अ नेगेटिव रियल नंबर, यानी अल्फा का वैल्यू -3 लेंगे। अगर अल्फा का वैल्यू -3 लिया मैंने, किसी इक्वेशन में पुट कर दिया तो ए का वैल्यू आ जाएगा, इस पे पुट कर दिया तो बी का वैल्यू आ जाएगा। सवाल में कुछ बातों का ध्यान रखिए करिए कि वो नेगेटिव नंबर पूछ रहा है, वो पॉजिटिव नंबर पूछ रहा है, वहां पे क्या होता है, हम आंसर निकाल लेते हैं, फिर ये सोचने लग जाते हैं कि दो आंसर आ गए अब हम क्या करें, है ना। तो इसलिए सवाल को हमेशा अच्छे से पढ़ें, तसल्ली से करें। जेईई मेंस में बहुत मतलब भागने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा भागना तो पड़ेगा पर इतना ज्यादा भागने की भी जरूरत नहीं है कि आप सवाल पेपर हाथ में आते बस धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि फोन करके भी, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं बच्चों के, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए, हम बड़े टेंशन में, कैसे हम प्रिपरेशन करें, हाउ डू वी स्टार्ट द प्रिपरेशन, हम बड़े टेंस्ड हैं। यार सबसे पहले तो टेंस्ड होना छोड़ो। अगर तुम टेंशन लेना स्टार्ट कर दोगे तो फिर पढ़ाई कैसे करोगे। अगर आज इतनी टेंशन ले रहे हो तो पेपर में तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, जैसे आप पेपर ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, है ना। टेंशन लेना छोड़ो, जो होगा वो तो होगा, जो होगा वो होगा, उसको तुम नहीं बदल सकते, पर याद रखो कि वो तुम बदल सकते हो जो भी चल रहा है, जो प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में टेंशन लेके अगर परेशान रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, नथिंग विल बी गोइंग टू हैपन। तो प्लीज 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 सब भूल जाओ और तैयारी पे लग जाओ, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट द इक्वेशन हैव एट लीस्ट 2 रियल रूट्स गिवन ABC बिलोंग्स टू R। अब ये दो इक्वेशंस आपको दे रखी है बच्चों, कम से कम दो रियल रूट तो आएंगे। एक का डिस्क्रिमिनेंट b² - 4AC, इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा d² + 4AC। अब ध्यान से देखिए, अगर AC पॉजिटिव हो जाता है तो D2 तो पॉजिटिव आएगा और D1 के बारे में कह नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब कम से कम 2 रियल रूट आएंगे। दूसरी कंडीशन, AC अगर नेगेटिव हो जाता है तो D1 पॉजिटिव आ जाएगा, D2 के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और केस 3, AC अगर 0 हो जाता है इसका मतलब पॉजिटिव आएंगे, तो कम से कम 2 रियल रूट तो आपको इस इक्वेशन के मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ्स के बारे में आपको बता देता हूं मैं फटाफट से, जल्दी से ग्राफ्स रिवाइज करवा देता हूं। अगर a का वैल्यू, अगर क्वाड्रेटिक है y बराबर ax² प्लस का bx प्लस c, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड, बोलते रहे साथ में, बोलते रहे। अगर a नेगेटिव है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। d अगर नेगेटिव है तो ग्राफ विल कट द x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। d अगर आपका नेगेटिव, सॉरी d अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ विल कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। d अगर नेगेटिव है तो ग्राफ विल नाइदर कट नॉट टच द x एक्सिस। d इज इक्वल टू 0, ग्राफ विल टच द x एक्सिस। c का वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर बच्चों c का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो ग्राफ विल कट पॉजिटिव y एक्सिस। c का वैल्यू नेगेटिव आता है तो ग्राफ विल कट नेगेटिव y एक्सिस। वर्टेक्स क्या होता है बताइए, हमें a का साइन देख लिया, डिस्क्रिमिनेंट का साइन देख लिया और c का साइन देख लिया, b का साइन देखना है। वर्टेक्स होता है -b/2 है, -d/4 है।
तो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से देखा जाएगा। इस एग्जांपल में देखिए यहां पे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इस जगह पे आएगा, वर्टेक्स होता है टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राफ, तो इस जगह पे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी -b/2 है, पॉजिटिव होना चाहिए। ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर ए ऑलरेडी पॉजिटिव है तो बी को यहां पे क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होगा, तभी वो पूरी क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बी का साइन, ए का साइन, सी का साइन और डी का साइन, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको बोलूंगा कि इसको याद रखिए। ये जो टॉपिक आपको बता रहा हूं, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, चारों पॉइंट आप देख लीजिए, हम चारों पॉइंट एक एक करके याद करेंगे। अगर a इंटू एफ ऑफ के का वैल्यू लेस देन 0 आता है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ के का मतलब उस फंक्शन में मैंने x की जगह k पुट कर दिया। अगर a इंटू एफ ऑफ के का वैल्यू नेगेटिव आता है, देन रूट्स विल बी डेफिनेटली रियल एंड डिस्टिंक्ट, पक्की बात है, रूट्स डेफिनेटली रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, एंड k विल लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। k पक्की बात है, रूट्स के बीच में लाई करेगा, 110% है, क्योंकि दो रूट्स आएंगे, डेफिनेटली रियल आएंगे, a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होगा, 100% है। दूसरी बात, अगर a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स मे और मे नॉट बी रियल, हो भी सकते रियल और नहीं भी हो सकते। दूसरी बात, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव, देन रूट्स विल बी डेफिनेटली रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड बिटवीन k1 एंड k2 एग्जैक्टली वन रूट विल लाई। ये चारों इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये ब्रह्मास्त्र कंडीशन है, दीज आर ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र है बेटा, आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी ये चारों कंडीशन, आप याद कर लीजिएगा इन चारों कंडीशंस को। a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम कहेंगे मे और मे नॉट बी रियल, और अगर पहली कंडीशन की बात करें तो k रूट्स के बीच में लाई करेगा, दूसरी कंडीशन की बात करें तो k1 और k2 के बीच में एक्जैक्टली एक रूट लाई करेगा। होप ये चारों कंडीशन आपको याद हो गई होगी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। चलिए इस पे सवाल देखते हैं फटाफट से। In which of the following cases root of this equation will be definitely real? अब पहली कंडीशन क्या है, a into a plus b plus c less than 0। अब a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और a plus b plus c कैसे मिलेगा, आपकी क्वाड्रेटिक ये है, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा, अगर x की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो ये a plus b plus c बन जाएगा, यानी f of 1 है, यानी a into f of 1 less than 0, यानी डेफिनेटली रियल। फिर आगे देखिए अगली कंडीशन में क्या होगा, मैंने 9 कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा a/9 प्लस b/3 प्लस का c, दूसरी इक्वेशन 16 है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज f of 1/3, और ये बन जाएगा f of -4, तो f of 1/3 इंटू f of -4 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इस केस में मे और मे नॉट भी रियल आएंगे, ये बात ध्यान रखना, डेफिनेटली रियल नहीं आएंगे क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। फिर अगली इक्वेशन देखिए, c कहां से मिलेगा, जब मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो f of 0, ये कैसे मिलेगा, जब मैं x की जगह -2 पुट कर दूंगा तो f of 0 इंटू f of -2 लेस देन 0, यानी डेफिनेटली रियल, पक्की बात है, रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, और 0 और -2 के बीच में, सॉरी -2 और 0 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट जरूर आएगा। इसी तरह से आप अगला पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं सवाल को पूरा कंप्लीटली आप लोग। लेट्स मूव फॉरवर्ड अगले सवाल की तरफ। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो छोटू सा सवाल पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है। इस इक्वेशन का रूट अल्फा है, इस इक्वेशन का रूट बीटा है, हमें प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच में आएगा। अब अल्फा और बीटा के बीच में आएगा, यानी वही वाली कंडीशन, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 आप नेगेटिव प्रूफ कर दो। अगर आपने एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव प्रूफ कर दिया, इसका मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया कि k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आएगा। तो आपका fx कौन है, ये आपका fx है। अब ये अल्फा और बीटा के बीच में इसका एक रूट आना चाहिए, यानी एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब एफ ऑफ अल्फा ये रहा, एफ ऑफ बीटा आपका ये रहा, है ना, ये नेगेटिव आना चाहिए। कुल मिला के बात ये, अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई कराओ, यहां से क्या कंडीशन मिल जाएगी, बी अल्फा प्लस सी बराबर 4a अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन में बीटा रूट सेटिस्फाई कराओ इस वाली इक्वेशन में, तो 5a बीटा स्क्वायर प्लस का 6 बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से बी बीटा प्लस सी का वैल्यू मिल जाएगा -5a बीटा स्क्वायर, वो यहां पे हमने पुट कर दिया। बी अल्फा प्लस सी का वैल्यू 4a अल्फा स्क्वायर, बी बीटा प्लस सी का वैल्यू -5a बीटा स्क्वायर, यहां पुट कर दिया, तो यह आ जाएगा 5a अल्फा स्क्वायर माइनस का 4a बीटा स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, डेफिनेटली नेगेटिव आ रहा है। तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ अल्फा बीटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पक्की बात है उस इक्वेशन का एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में जरूर आएगा, एंड इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इस कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लोकेशन ऑफ रूट की बात करते हैं।
अगर आपके सामने पहला पॉइंट आ रहा है कि इफ इक्वेशन पोसेस रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, अगर इक्वेशन रूट ऑफ अपोजिट साइन पोसेस करती है तो आपको केवल एक कंडीशन याद रखनी है, a इंटू एफ ऑफ जीरो नेगेटिव आएगा, a इंटू एफ ऑफ जीरो नेगेटिव आएगा, चाहे दोनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि बोथ रूट्स लाई बिटवीन k1 एंड k2, अगर दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में आएंगे तो ये दोनों डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखे हैं, दोनों की कंडीशन ये, पर फाइनली आपको कंडीशन ये वाली याद रखनी है, दिस वन। क्या कंडीशन होगी? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, और माइनस b बाई टू ए का वैल्यू k1 से k2 के बीच में जाना चाहिए, राइट गाइस? माइनस b बाई टू ए का वैल्यू k1 से k2 के बीच में जाना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं लोकेशन ऑफ रूट्स की। तीसरी कंडीशन देखिए, यहां पे क्या बोला गया है कि k1 और k2 के बीच में दोनों रूट आने चाहिए। अब k1 और k2 के बीच में दोनों रूट आनी चाहिए तो क्या होगा बताओ? एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 कैसा आएगा? नेगेटिव। वही वाली कंडीशन है जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा? डेफिनेटली रूल विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, और k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई करेगा। एग्जैक्टली यहां पे जैसे k2 आ जाता है ना, जैसे यहां पे k2 आ जाता है, ये k1 और k2 के बीच में एक रूट आ जाएगा, या फिर यहां पे k1 आ जाएगा तो k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट ट्राई करेगा। अगर ऐसा कहीं पे आता है कि k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई करेगा, ये कंडीशन लगा देना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। चौथी कंडीशन आप देखिए कि दोनों ही रूट k से छोटे हैं। अगर दोनों रूट k से छोटे हैं तो ये दोनों केसेस बनेंगे। तो फाइनली कंडीशन आपको ये याद रखनी है। इसमें देखिए, इस वाली इक्वेशन में क्या रहा है कि दोनों ही रूट k से बड़े हैं, तो अपने आप कंडीशंस को जनरेट कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे यहां पे कंडीशंस को जनरेट किया है। तो लोकेशन ऑफ रूट की सारी कंडीशंस को आप याद रखिए, एंड इट इज नॉट कंपलसरी। ये मत सोच के जाइएगा कि जो कंडीशन हमने पढ़ी है वही कंडीशन वहां पे आएगी, ऐसा नहीं होता है। कंडीशंस को मॉडिफाई किया जा सकता है कि आप कितने अच्छे से उस चीज को समझें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत ही आसान चीज है, फटाफट से फिनिश करते हैं इसको। ये आपको क्या दिया हुआ है? एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है जिसका रूट अल्फा बीटा गामा है। तो सिग्मा अल्फा का मतलब देखो, स्टार्ट कैसे करते हैं? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा सी बाई ए, ये हो जाएगा आपका माइनस डी बाई। ऐसे आप बाई क्वाड्रेटिक में भी निकाल सकते हैं, ये बहुत ईजी काम है आप लोगों के लिए, यू कैन डू इट। अब देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल। सवाल क्या है उसको ध्यान से देखिए। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट है, हमें कैलकुलेट करना है अल्फा की पावर 4 प्लस 4, बीटा की पावर 4 प्लस 4, गामा की पावर 4 प्लस 4, डेल्टा की पावर 4 प्लस 4। अब बच्चा क्या होगा, जब मेंस में सवाल उसको दिखेगा तो बच्चा भिड़ जाएगा मल्टीप्लाई करने, चलो मल्टीप्लाई करें। अरे मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसके रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, मैंने अल्फा सेटिस्फाई कराया तो अल्फा की पावर 4 प्लस का 4, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 अल्फा माइनस 3। देखिए आप ध्यान से, 3 अल्फा माइनस 3, 3 कॉमन निकालूंगा तो अल्फा माइनस 1, यानी पहले ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स अल्फा माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स बीटा माइनस 1, फिर 3 टाइम्स गामा माइनस 1, 3 टाइम्स डेल्टा माइनस 1। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 इंटू, और सब में से माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, तो 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा और 1 माइनस डेल्टा। अब बात ये आती है कि यहां पे पहुंच गए सर, देखो हम तो छोटी कंडीशन पे पहुंच गए, पहले तो पावर 4 में थी, अब पावर 1 में लिया है, अब सर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, और कोई रास्ता में नहीं दिखाई दे रहा। अरे नहीं छोटू, रुक जा, अभी अपन को क्या करना है? अभी अपन को इसको भी छोटा बनाना है, और छोटा बनाना है। कैसे और छोटा बना सकते हैं? इस इक्वेशन के रूट आपको क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। यस और नो? हमने दोनों तरफ x की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, 1 माइनस डेल्टा, दैट इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 3, माइनस 2 प्लस 7, 5। तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो 81 इंटू 5, 405। क्वेश्चन के लिए खत्म हो गया सवाल, फिनिश हो गया, फिनिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये इक्वेशन ये कर सकते हैं आप, देख लीजिए अपने आप, ट्राई कीजिए इस सवाल को, बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कंडीशन होती है बेटा डिफरेंस ऑफ रूट्स की, वो हमें याद रखनी है। ये डिफरेंस ऑफ रूट्स की कंडीशन, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स की कंडीशन होती है अंडर रूट डी बाई ए। डी होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट और ए आता है आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक सवाल आपको दे रखा है कि लेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा एंड दैट ऑफ दिस आर अल्फा प्लस गामा एंड बीटा प्लस गामा, देन प्रूव दैट ये आपस में बराबर आएगा। तो इस इक्वेशन के अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा है, इसके अल्फा और बीटा है, इसके रूट्स। क्या मैं अल्फा माइनस बीटा को ऐसे लिख सकता हूं? अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ये क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट्स है पहली इक्वेशन का। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट्स है दूसरी इक्वेशन का। तो रूट d1 बाई ए बराबर रूट d2 बाई ए, तो ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर इंटू d1 बराबर स्मॉल ए स्क्वायर इंटू d2। अब d1 और d2 का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, एंड दैट इज प्रूविंग कंडीशन। तो मैंने आपको इस लेक्चर में अभी जो बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। एक क्विक रिवीजन किया है और सारे की नोट्स के ऊपर बात किए, तो होप वो सारे की नोट्स आप फटाफट से याद कर लेंगे, अपने दिमाग में बसा लेंगे। अब हम सवाल करते हैं फटाफट से, बढ़िया बढ़िया। तो बच्चों की सवाल की शुरुआत करते हैं फटाफट से। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल अपने आप अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि 60 सेकंड में आप सवाल को अटेम्प्ट कर पाए।
होप यू गाइस हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। हमें दे रखा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इसका रूट है। सबसे पहले इक्वेशन देखो, इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, यानी x माइनस 1 बराबर का किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा के बराबर। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। हमें दो वैल्यूज मिल जाएगी x की। अब x की दो वैल्यू मिल जाएगी तो हमें बोला है कि अल्फा अपॉन बीटा की पावर n ये 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहां पे देखिए अल्फा कितना मान लूं, कुछ भी मान लीजिए, इसको 1 प्लस आयोटा मान लिया और बीटा को हमने क्या मान लिया, 1 माइनस आयोटा। इस पूरे की होल पावर n ये 1 के बराबर आना चाहिए। अब इसको रैशनलाइज कर लीजिए तो यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा दैट विल गिव यू 2। न्यूमरेटर में अगर आप देख सकते हैं इस पावर n है दैट शुड बी इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा को, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इट विल बी माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 यानी माइनस आयोटा की होल पावर n दैट इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली बात है n की वैल्यू 4 सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहां पे अगर 4 पुट करूंगा तो ये माइनस आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, यानी आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। देखिए कितना सिंपल सवाल है। और बच्चों ये सवाल जेईई मेंस में पूछा हुआ है, इट इज आस्क्ड इन जेईई मेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। वीडियो को पॉज करना है, सवाल को अटेम्प्ट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, सी ऑप्शन हो जाएगा स्टार्ट द क्वेश्चन। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। हाँ जी बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। आगरा, भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? आगरा, भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर। जिन बच्चों का आंसर चेन्नई आ रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है एंड दैट इज इक्वल टू 3। चलिए देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ये सवाल जेईई मेंस में आया हुआ है, रैशनल रूट्स, रैशनल नंबर्स आने चाहिए रूट। अगर रैशनल नंबर आने चाहिए इसका मतलब क्या होगा, डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब अगर डी में यहां पे निकाल लूं तो ये हो जाएगा -11 का स्क्वायर माइनस का 4a कितना है 6 और ये हो जाएगा अल्फा। तो डी का वैल्यू आ जाएगा बेटा 121 माइनस का 24 इंटू अल्फा। अल्फा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए हमें, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो अल्फा का वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से हम पुट करने वाले हैं यहाँ पे। अगर अल्फा की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो अल्फा की जगह 1 पुट करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 121 माइनस 24 दैट विल बी 96, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा की जगह 3 पुट करूंगा तो ये 72 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा तो 121 माइनस 72, तो इस वाली कंडीशन में ये 49 बनेगा और 49 बनेगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो 24 इंटू 4 96, तो 121 माइनस 96 विल गिव यू 25 और 25 जो होता है वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इस केस में 25 मिल जाएगा। अगर मैं 5 पुट करूंगा तो 24 इंटू 5 हो जाएगा 120 और ये 120 हो जाएगा, तो इसका मतलब 121 माइनस का 121 बचेगा, यानी ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो टोटल मिला के अल्फा की कितनी वैल्यूज आपको मिल रही हैं जिसके लिए रूट्स रैशनल नंबर हो रहे हैं, और रूट्स अगर रैशनल नंबर हो रहे हैं तो डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो टोटल यू आर गेटिंग 3 वैल्यूज ऑफ अल्फा, राइट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से तीसरे सवाल की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन, डी ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए इस सवाल को, तोड़ दीजिए इस सवाल को, फोड़ दीजिए। आपके पास 60 सेकंड्स का टाइम है, वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब पहली वाली कंडीशन से देखिए, पहली वाली कंडीशन से क्या आएगा, अल्फा बीटा इसके रूट है, यानी यू विल बी गेटिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। दूसरी कंडीशन से क्या मिलेगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, -2q डिवाइड बाई 2 यानी माइनस का q, यानी एलसीएम लेने पे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस का q। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी के बराबर है, तो माइनस पी अपॉन अल्फा बीटा किसके बराबर 2 दैट विल बी इक्वल टू q। हमें इसका वैल्यू चाहिए, इतने बड़े एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। अगेन जेईई मेंस का सवाल, तो आप कैसे करें, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर पहले दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बताओ, सबसे पहले आएगा अल्फा बीटा, फिर आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन अल्फा बीटा, फिर कितना आ जाएगा माइनस का बीटा अपॉन अल्फा, माइनस का बीटा अपॉन अल्फा, और एक आ जाएगा माइनस का अल्फा अपॉन बीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 है और ये 1/2 है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी 5/2। इफ यू टेक एलसीएम हियर इट विल बी व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, यानी ये भी 2 हो जाएगा, तो 5/2 माइनस का ये 2 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। ये पहले एक्सप्रेशन का वैल्यू आया बच्चों। अब दूसरे एक्सप्रेशन का वैल्यू के लिए फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, प्लस का ये बन जाएगा 1, फिर से बन जाएगा प्लस का 1 और प्लस का हो जाएगा ये कितना 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 प्लस 2 4,
तो ये 4 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 9/2, दैट विल बी इक्वल टू 9/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, तो 9/4 आ जाएगा बाहर, और यहां पे मिल जाएगा 9 माइनस पी स्क्वायर, तो 9/4 इंटू 9 माइनस पी स्क्वायर विल बी द आंसर एंड दैट विल बी ढोलकपुर। कितने बच्चे सही हो गए? ढोलकपुर किस किस बच्चे का आंसर आ गया? वेरी गुड, इफ यू गॉट द आंसर ढोलकपुर, राइट गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 बी इन आर अल्फा बीटा आर द, फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए इस सवाल को। कॉमन रूट का सवाल है बच्चों, कॉमन रूट का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, होप यू गाइस हैव गेट द आंसर। आगरा, भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर, बताओ क्या आ रहा है? फटाफट से फटाफट से। भरतपुर किस बच्चे का आंसर आ रहा है? जिस बच्चे का आंसर भरतपुर आ रहा है, दैट बच्चा इज एब्सोल्युटली गलत। वापस से आंसर क्या होगा? ढोलकपुर। चलिए, तो अल्फा बीटा इसके रूट से बेटा, तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट से, और इसके रूट्स क्या है? अल्फा और गामा, यानी दोनों का एक रूट कॉमन है। अगर दोनों का एक रूट कॉमन है तो मैंने आपको एक कंडीशन सिखाई थी। कंडीशन क्या सिखाई थी? दोनों के एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सेम कर लो, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो इक्वेशन आ जाएगी कितना? 3x² माइनस का 3x प्लस का 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? 3x² माइनस का 10x प्लस का 27 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दोगे तो 7x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 21 लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 लैम्डा के बराबर। अब x का वैल्यू अगर 3 लैम्डा के बराबर आ गया तो x क्या है? वो कॉमन रूट जिसको आप ढूंढना चाह रहे थे, तो यहां पे x की जगह 3 लैम्डा पुट कर दो दोनों में से किसी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा, और ये हो जाएगा प्लस का 2 लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से मिल जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब लैम्डा 0 नहीं हो सकता, लैम्डा 0 नहीं हो सकता, सवाल में पहले से ही दे रखा है, इस बात का ध्यान रखना। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 1/9। अब लैम्डा का वैल्यू अगर 1/9 आ गया है तो सवाल तो खत्म होने वाला है बस। अब लैम्डा का वैल्यू अगर 1/9 आ गया, यहां से देखिए इसके रूट अल्फा और बीटा थे, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा किसके बराबर आ गया? अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका 2 लैम्डा के बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा 2 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा 2 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/9, यानी अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका 2/9। सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हैं, अल्फा इंटू गामा का वैल्यू आ जाएगा, है ना, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा ढोलकपुर, दैट इज 18 के बराबर, क्योंकि आपको वैल्यू निकालना था बीटा गामा अपॉन लैम्डा के बराबर। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल, इट इज अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो ऑफ जेईई मेंस 2020 या 2021 का सवाल होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल जेईई ने पूछा था। ऐसे सवाल बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूछे जाते हैं, पर जब पूछे जाते हैं तो बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे सवालों को अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों करने के लिए थोड़ा ज्यादा नॉलेज चाहिए होता है। चलिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, मैंने e की पावर x को t पुट कर दिया। अगर मैंने e की पावर x को t पुट कर दिया, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा ये सवाल, है ना, तो बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं? इसका आंसर होगा 1 मतलब सी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं, है ना, सी ऑप्शन ही है ना इसका आंसर, बिल्कुल। तो देखिए नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो मैंने e की पावर x को t पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा t की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा t क्यूब माइनस ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस का t प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे? t स्क्वायर से। अगर मैं पूरी इक्वेशन को t स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस का ये t माइनस का 4 प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, प्लस ये हो जाएगा कितना? इट विल बी बच्चों t प्लस 1/t और माइनस का 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। क्या टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलना हाँ या ना में जवाब दे भाई। t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो -2 बचेगा अगर ab करोगे, तो -2 और -4 हो जाएगा -6, ये हो जाएगा t प्लस 1/t और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब t प्लस 1/t को z पुट कर दो तो इक्वेशन दिखाई देगी z स्क्वायर प्लस का z माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। आई थिंक z का वैल्यू एक -3 मिल जाएगा और एक 2 मिल जाएगा, z का वैल्यू एक -3 मिल जाएगा और एक 2 मिल जाएगा, चेक कर लीजिए, 9 - 3, हाँ बिल्कुल सही है, और 2 पुट करोगे तो बिल्कुल सही है। तो z की 2 वैल्यू मिल जाएगी। z क्या था? t प्लस 1/3, t का मतलब t प्लस 1/t का मतलब e की पावर x प्लस 1/e की पावर x दैट विल बी इक्वल टू -3, 2, है ना। t प्लस 1/t का मतलब e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर, अब e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x क्या -3 हो सकता है क्या बच्चों? नहीं हो सकता। क्या 2 के बराबर हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कब हो सकता है? केवल और केवल जब x 0 के बराबर होगा, केवल और केवल जब x 0 के बराबर होगा। सर हमें कैसे पता लगेगा? देखो e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 के बराबर आ रहा था। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना? x बराबर 0, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन मिलेगा, दैट वाज नॉट अ इजी प्रॉब्लम, इतना आसान सवाल
नहीं था बच्चों। तो बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज का सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सीक्वेंस एंड सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेंस के लिए। अगर बात की जाए तो काफी जगह इस चैप्टर का यूज होता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहली बात क्या आती है, टीएन। टीएन का ध्यान रखना, टीएन हमेशा किसके बराबर होता है, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, एसएन माइनस एसएन माइनस वन। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा बताना चाहूंगा कुछ, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर लिखा हुआ है, उस पर सिग्मा लगा हुआ है, तो आप सिग्मा को सेपरेट कर सकते हैं, यानी सिग्मा एफ आर अलग हो जाएगा, सिग्मा जी आर अलग हो जाएगा। के इंटू एफ आर लिखा हुआ है तो सिग्मा के कांस्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा, सिग्मा वैसा का वैसा रहेगा। अगली बात यह है जो सबसे यहां पे आर बराबर 1 से लेके एन के प्लस एफ ऑफ आर लिखा हुआ है, तो बच्चा क्या करता है, के को सीधा बाहर निकाल देता है। के को सीधा बाहर निकालना दैट इज अ बिग मिस्टेक, ऐसा नहीं होना चाहिए, और सिग्मा को अंदर इंट्रोड्यूस करता है। तो के पे भी सिग्मा लगेगा, तो अल्टीमेटली वो किसके बराबर बनेगा, आर बराबर 1 से लेके के प्लस आर बराबर 1 से लेके एन एफ ऑफ आर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एन के, क्योंकि के कितनी बार आएगा, एन बार, के प्लस के प्लस के प्लस के कितनी बार, एन बार, एन के प्लस ये वाला सिग्मा हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन में देख रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में देख रहे हैं तो सिग्मा आर बराबर 1 से लेके एन एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर लिखा हुआ है, तो आप इसको सेपरेट करके ऐसे नहीं लिख सकते अलग अलग सिग्मा को ब्रेक करके, क्योंकि प्रोडक्ट पे सिग्मा ब्रेक नहीं होता। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, तो मैं बता दूं आप सभी को, प्रोडक्ट पे सिग्मा को ब्रेक नहीं कर सकते, ये बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इज अ बिग मिस्टेक, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली बात बताता हूं आपको मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रोडक्ट आर बराबर 1 से लेके एन एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर लिखा हुआ है, इसको प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यानी सिग्मा जो है वो प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं हो सकता सर, पर सिग्मा एडिशन पे ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट पे ब्रेक हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि सर सिग्मा पे ब्रेक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप दोनों को ब्रेक नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। यहां पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ के इंटू एफ ऑफ आर, तो के इंटू एफ ऑफ आर लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट, तो हर एक टर्म में के आएगा तो के की पावर एन बाहर आएगा। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बच्चा सीधा के को बाहर निकाल देता है, इन बातों का ध्यान रखिए। के की पावर एन फिर सिग्मा आ जाएगा या प्रोडक्ट आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होगी। और एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को जादुई प्रॉपर्टी बोलता हूं मैं, ये बहुत ही शानदार सवालों को सॉल्व कर देती है। कि ए से लेके बी एफ ऑफ आर लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस का आर। ए से लेके बी एफ ऑफ आर लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, मान लीजिए लेट अस सपोज एक सवाल दिया हुआ है, एस आर 0 से लेके 9 तक जा रहा है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये समेशन इतना आसान नहीं है निकालना, आप लोग भी जानते हैं। अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी माइनस आर पुट कर दिया सवाल में, यानी 9 प्लस 0 माइनस का आर, यानी पूरे सवाल में आर की जगह 9 माइनस आर पुट कर दिया, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर मैंने दोनों सीरीज को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2s, क्योंकि दोनों बराबर होती है, दोनों s के बराबर होती है, यहां पे पहले लिखा हुआ है मैंने, तो दोनों को ऐड कर दिया 2s। जैसे ही मैं 2s करूंगा भाई साहब, दोनों जुड़ते ही 1 के बराबर आ जाएगा। और r बराबर 0 से लेके 9 तक जा रहा है, यानी टोटल 10 टर्म्स हैं, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 2s बराबर 10 हो जाएगा, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। देखिए कितनी जादुई प्रॉपर्टी है ना, जादुई प्रॉपर्टी, बिल्कुल जादुई प्रॉपर्टी है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स होती है ए प्लस डी, इस तरह से। टीएन के बारे में ध्यान रखिए, ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी होता है। सर बहुत टाइम से ध्यान रखते हुए आ रहे हैं, आप भी ध्यान रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे, कई बच्चे तो 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे होता है सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस एन इंटू डी, और आप लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर एबीसी एपी में, ये बहुत जरूरी बात है, इस पे भी काफी बार सवाल आया था डायरेक्टली, 2b बराबर a प्लस सी, यानी बीच वाली टर्म का डबल बराबर पहला प्लस आखिरी। आगे बात सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात आती है, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करते हैं, अगर आपको 3 टर्म सेलेक्ट करनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स भूलना नहीं है, a माइनस डी ए प्लस डी, 4 टर्म्स के लिए ये हो जाएगा, 5 टर्म्स के लिए ये हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि एपी के अंदर टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल। देखो 2 प्लस 16 कितना आएगा 18, 4 प्लस 14 कितना आएगा 18, 6 प्लस 12 भी 18, और 8 प्लस 10 भी कितना आएगा 18। यानी आगे से जितना चलूंगा, पीछे से जितना आऊंगा, दोनों को ऐड करूंगा, वो सम सेम आएगा, और वो किसके बराबर आएगा, पहले और आखिरी टर्म के सम के बराबर। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, a1 a2 a3 से लेके सारी सीरीज एपी में है। a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24, ये 225 के बराबर दिया हुआ है। आपको निकालना है कितना, a1 से लेके a24 तक का टर्म्स का सम। तो आप ध्यान से देखिए, a1 प्लस a24 का सम वही आएगा
जो A5 और A20 का आएगा, जो A10 प्लस A15 का आएगा, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24 बराबर 225। तो A1 प्लस A24 का वैल्यू कितना आएगा, 225 अपॉन 3, दैट विल बी इक्वल टू 75। और हमें इसका वैल्यू चाहिए A1 से लेके A24 तक का सम, तो कितना हो जाएगा n/2 यानी 24/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का वैल्यू कितना आ गया 75, तो 12 इंटू 75 दैट टर्न्स आउट टू बी 900। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बच के रहना इस प्रॉपर्टी से, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, कभी भी इस सवाल को टपक सकता है, इस प्रॉपर्टी का सवाल कभी भी टपक सकता है, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टीज की तरफ। नेक्स्ट, अगर आपको, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि A1 A2 A3 से लेके AN, ये AP के अंदर ही है, बहुत कम जगह आपको मिलेगी ये प्रॉपर्टी देखने को, कि A1 प्लस AN डिवाइडेड बाय 2 ये हमेशा बराबर होगा A1 प्लस A2 प्लस AN माइनस 1 प्लस AN डिवाइडेड बाय 4 के, ये बराबर होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN माइनस 2 प्लस AN माइनस 1 प्लस AN डिवाइडेड बाय 6 के। तो क्या हम सिमेट्री, हाँ सिमेट्री से आप कैसे भी एडिशन करेंगे तो वो हमेशा सारे बराबर आएंगे। ये क्वांटिटी किसके बराबर आएगी, इसके बराबर, ये क्वांटिटी इसके बराबर आएगी, और भी आगे आप लिख सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी सारे सवाल इस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं, ए और बी के बीच में मैंने अन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो याद रखिएगा इसका डिफरेंस का फॉर्मूला आता है डी बराबर बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि डी का वैल्यू किसके बराबर आएगा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। और एक और इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, एन होता है नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड, एन होता है नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। चांद सितारे बना लेना इस फॉर्मूले पे, क्योंकि कैपिटल A1 जो निकालेंगे, कैपिटल A1 होगा आपका पहला अरिथमेटिक मीन या फिर AP का फर्स्ट टर्म, तो कैपिटल A1 किसके बराबर आएगा, A प्लस डी के बराबर। तो कैपिटल A1 A प्लस डी, डी का वैल्यू हमेशा ये आएगा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, जहां पे बी लास्ट टर्म होगा, A फर्स्ट टर्म होगा और n होगा नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, काफी बड़े बड़े सवाल इस चीज से सॉल्व हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना कि किस तरह से आप सिमेट्रिकली चीजों को लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आपस में क्या आएगी, बराबर। अब ये जीपी में भी आता है और एचपी में भी आता है, तो बने रहिए, देखिएगा, मैं वहां पे भी बताऊंगा आपको, पर अलग तरीके से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या चीज सेम होती है, कॉमन रेशियो सेम होता है, ए आर ए आर स्क्वायर। देखो यार बच्चों, मैं कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको डिलीवर कर सकूं, मेरे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा चीजों का रिवीजन हो जाए यार, कम टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाए यार, इससे बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए। आपका सिलेक्शन एक अच्छी परसेंटाइल से हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ ना यार, वही हमारा ड्रीम है। आपके साथ हम भी वही ड्रीम देखते हैं, आप जो ड्रीम देख रहे हो ना वही ड्रीम हम भी देख रहे हैं, सेम ड्रीम के साथ जी रहे हैं आप और हम। हमारा ड्रीम वो नहीं है कुछ और, आपका हमारा ड्रीम वही है कि हमें हमारे बच्चे को एनआईटी तक पहुंचाना है, आईआईटी तक पहुंचाना है, एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो बने रहिए। तो टीएन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये इसका एनएट टर्म होता है, सम हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन निकाल दो। बच्चा इन दोनों को देखिए कभी कभी कंफ्यूज होता है, सर कभी तो ऐसे लिखते हैं कभी तो ऐसे लिखते हैं, अरे दोनों एक ही बात है मेरी गोलू बेटा, दोनों एक ही बात है, दोनों में से ऊपर नीचे माइनस कॉमन निकाल के सेम कर दिया। इनफाइनाइट टर्म्स का सम ध्यान रखिएगा, ए अपॉन वन माइनस आर होता है, आर का वैल्यू माइनस वन से बन जाएगा, यानी मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मैंने डब्बा बना रखा है, डब्बा इसलिए बना रखा है कि आर का वैल्यू माइनस वन से वन जाना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, इस पे भी सवाल उठ सकता है कभी भी, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात की जाएगी, 3 टर्म्स क्या होगी, ए बाय आर, ए और ए आर, 4 टर्म्स इस तरह से, ठीक है। ए बी सी अगर जीपी में, तो बहुत महत्वपूर्ण सूचना कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर बराबर होगा पहला इंटू आखिरी, यानी बी किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ए सी के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। ये देखिए वापस से मैंने जीपी में प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की जो मैंने एपी में बताई थी, वहां एडिशन में आ रही थी या मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, यानी a1 इंटू an की पावर 1/2, फिर a1 इंटू a2 इंटू an माइनस वन इंटू में an पूरे की पावर 1/4, फिर आ जाएगा a1 इंटू a2 इंटू a3 an माइनस टू an माइनस वन इंटू a1 पूरे की पावर 1/6 समझ गए। तो इस तरह से आप सिमेट्रिकली जीपी में भी इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है भाई, मजा आ जाएगा इससे अगर सवाल करने को मिलेगा आपको। ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन में वहां पे डी याद रखा था, यहाँ पे आर याद रखना है, बी बाई ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस वन। जीवन क्या होगा, जीपी का सेकंड टर्म या फिर पहला ज्योमेट्रिक मीन, तो जीवन हमारा आ जाएगा ए आर के बराबर, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी बाई ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस वन। क्यों भाई छोटू, समझ में आ गया सारी बात, क्लियर। चलिए आगे बढ़े फटाफट से, नेक्स्ट अगली बात देखते हैं, एचपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एचपी के लिए देखो, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का एज सच कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है।
A1 A2 A3 से लेके AN, ये सारी टर्म्स AP में है, तो 1/A2 1/A2 1/A3 से लेके 1/AN ये HP में होगा, क्योंकि HP जो होता है वो एक ही AP की टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से मिलता है। सम ऑफ n टर्म्स देयर इज नो फॉर्मूला। अगर H1 H2, ये बहुत जादू 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 दिखाता है आपको, जादू जादू क्या है, H1 H2 H3 H4 से लेके HN, अगर ये HP में है तो 1/H1 1/H2 1/H3 से लेके ये किस में होगी, AP के अंदर होगी। अगर ये AP के अंदर होगी तो 1/H2 माइनस 1/H1 किसके बराबर होगा, D बोले तो क्या, डिफरेंस, तो 1/H2 माइनस 1/H1 D के बराबर होगा। एलसीएम लेने पे मिल जाएगा H1 माइनस H2 अपॉन H1 इंटू H2, ये D के बराबर होगा। अगर मैंने आपसे पूछा, और भी मैं लिख सकता हूं, यहां से H1 इंटू H2 का वैल्यू आ जाएगा H1 माइनस H2 अपॉन D, राइट। अगर मैंने आपसे बोला 1/H3 माइनस 1/H1 किसके बराबर आएगा, तुम बोलोगे सर 2D के बराबर आएगा, तो H1 इंटू H3 किसके बराबर आएगा, H1 माइनस H3 अपॉन 2D। देखिए यहाँ पे H1 माइनस H3 अपॉन 2D। H1 इंटू HN कितना आएगा फिर बताओ, वो आएगा H1 माइनस HN सर डिवाइडेड बाय N माइनस 1 इंटू D। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जादू है, ये जादू, ये बहुत बड़ा जादू है, बहुत सारे सवालों को सॉल्व करवाएगा। जेई मेंस में चुटकी में सवाल निकलेंगे भाई, चुटकी में अगर इसके ऊपर सवाल आ गया। दिखाऊं एक सवाल ऐसा, ट्रेलर दिखाता हूं मैं आपको, याद रखना हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दो टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन को आप उसके डिफरेंस में भी तोड़ सकते हो। चलिए एक सवाल देखते हैं फटाफट से। अब सवाल क्या है देखिए, A1 A2 A3 से लेके HP में था, आपको प्रूफ करना है इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू n-1 इंटू AN इंटू A1 आएगा। अब देखिए मैं A1 इंटू A2 को क्या लिख सकता हूं, इसको साइड में कर दीजिए। A1 इंटू A2 को क्या लिख सकता हूं बताओ, A1 माइनस A2 अपॉन D। A2 इंटू A3 को क्या लिख सकता हूं, A2 माइनस A3 अपॉन D। A3 माइनस A4 अपॉन D, AN माइनस 1 माइनस AN अपॉन D। सब में से 1 अपॉन D बाहर आ गया, सबको जोड़ोगे तो क्या होगा, A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A3, सब कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, A1 और एक बचेगा लास्ट में AN। तो A1 माइनस AN, फिर A1 माइनस AN को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, A1 इंटू AN को आप लिख सकते हो A1 माइनस AN अपॉन N माइनस 1 इंटू D। तो A1 माइनस AN का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा A1 इंटू AN इंटू N माइनस 1 इंटू D। D से D कट गया तो ये हो गया N माइनस 1 इंटू AN इंटू AN। तो यहां पे पहुंच गए, यानी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देख रहे हैं आप कितनी जबरदस्त तरीके से सवाल सॉल्व हुआ है। बट बात यही है, प्रॉपर्टी याद रखो, प्रॉपर्टी याद रखो, जो प्रॉपर्टी बताइए उस प्रॉपर्टी को याद रखो। और मैं आप पे एक्सपीरियंस बेसिस पे ये प्रॉपर्टीज को शेयर कर रहा हूं, ये बहुत कम बुक्स में या बहुत कम जगह पे आपको सिखाई जाती है। अब आप देखिए ना इस सवाल में क्या था, वरना इस सवाल में HP दिया हुआ है, हाय राम, A1 A2 A3 क्या करेंगे भाई साहब, परेशान हो जाएंगे यहाँ पे। कुछ नहीं यार, HM सर का फॉर्मूला याद रखो और सवाल को बनाओ और आगे निकलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 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 फटाफट से। हाँ भाई, अब ये AP में ही बताई प्रॉपर्टी, GP में ही बताई, तो HP नाराज हो जाएगा, तो नाराज नहीं कर सकते, उसको खुश करेंगे। तो देखिए H1 H2 H3 से लेके HN, ये HP में दिया हुआ है, इसका मतलब 2/1/H1 प्लस 1/HN, 4/1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H माइनस N प्लस 1/HN, ऐसे 6/1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 प्लस, इस तरह से आप लिखा जा सकता है। अच्छा, ABC अगर HP में होंगे तो क्या होगा, अगर ABC HP में होंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर ABC HP में होंगे तो B बराबर होता है 2AC अपॉन A प्लस C, या फिर 2 अपॉन B बराबर 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C। आप किसी भी फॉर्म में याद कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म इक्वली हाँ बराबर ही है, दोनों एक ही बात है। इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? AP GP HP में जो जो बातें बताई सबको क्लियर हो गई। ये जो बातें मैंने बताई हर जगह पे ये याद रखना है, और साथ के साथ HP में याद रखना है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन को आप डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। H1 इंटू HN कितना आएगा, H1 माइनस HN डिवाइडेड बाय N माइनस 1 इंटू D। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, चलिए हमारे कारवा को आगे बढ़ाते हैं। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है इसके बारे में सुन लीजिए। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें आप AP और GP के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखिए AP कौन है यहाँ पे, 3 5 7 9, ये तो AP है। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, ये GP है। तो क्या करना होता है, इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए GP की कॉमन रेशियो से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो S आपका ये था, इस पूरी सीरीज को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो GP थी उसका कॉमन रेशियो 7 था, तो पूरी सीरीज को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक टर्म को शिफ्ट कर देना है, तो एक टर्म शिफ्ट कर देना है, फर्स्ट टर्म के नीचे 0, सेकंड टर्म के नीचे आ जाएगा 3 इंटू 7, इस तरह से शिफ्ट कर देना है, लाइक दिस, है ना, क्योंकि टोटल 30 टर्म्स का सम निकालना था। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो माइनस का 6s बचेगा। ये आपके सामने एक सीरीज आ जाएगी,
यहां से अगर मैं सब में से 2 कॉमन निकाल लूंगा तो 7 + 7 स्क्वायर से लेकर 7 की पावर 29, तो यहां पे एक जीपी बन जाएगी 7 के टर्म्स में, और ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहां पे इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये तो माइनस में आएगा। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो एजीपी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये आइडेंटिफाई कर लो कि जीपी क्या है, फिर जीपी के कॉमन रेशियो से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, दोनों सीरीज को घटा दो, पर याद रखना दूसरी सीरीज में एक टर्म को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ज्यादातर इनफाइनाइट टर्म्स का पूछा जाता है तो दिक्कत नहीं आती, लास्ट वाली टर्म को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ। हाँ, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। सिग्मा आर यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर टेकन 2 एट अ टाइम। जैसे मान लीजिए n नेचुरल नंबर लिखे हुए, तो n नेचुरल नंबर अगर आपके सामने लिखे हुए तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 से लेके 1 इंटू n, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 से लेके 2 इंटू n, प्लस 3 इंटू 4 3 इंटू 5 से लेके 3 इंटू n। उन सबका सम कितना आएगा आपको बताना है। तो उन सबका सम क्या आता है मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उन सबका सम आएगा बच्चों ये स्क्वायर ऑफ सम माइनस सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 से लेके n तक का सम उन सबका स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। अब इसका वैल्यू किसके बराबर आता है, n इंटू n प्लस 1/2। इसका वैल्यू आएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। आप फॉर्मूला याद रखिए, या इस तरह से याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है। स्क्वायर ऑफ सम माइनस सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 2। स्क्वायर ऑफ सम पहले सम कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस स्क्वायर करके सम ऑफ स्क्वायर, सारे स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा तो वो बात क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उस बात के बारे में अगर बात करूं तो रिलेशन होता है AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू AM is always greater than equal to GM is always greater than equal to HM। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना, यू हैव टू मेमोराइज दिस रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और दूसरी बात ये है कि एक बात हमें ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है कि इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी, यहाँ पे बराबर का साइन तभी होल्ड करेगा जब सारे नंबर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। n नंबर्स का AM कैसे निकालते हैं, सारे नंबर्स का सम डिवाइड बाय n। n नंबर्स का GM कैसे निकालते हैं, सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पावर 1/n। और n नंबर्स का HM कैसे निकालते हैं, n डिवाइडेड बाय 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 से लेके 1/an। इस तरह से AM GM और HM निकाला जाता है। याद रखना ये इनइक्वालिटीज आप जब भी लगा रहे होंगे, कंडीशन आपके पास ये होनी चाहिए कि सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव होने। सर लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, लाइन ऑफ थिंकिंग ये होगा जब भी आपको सवाल में दिखे कि आपसे पूछा जा रहा है कि यार आपके नंबर्स जो है वो पॉजिटिव है और किसी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। और ये बात ध्यान रखिए, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब 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 सारे नंबर्स आपस में बराबर होंगे। एक बेहतरीन सवाल है आपके लिए, देखिए हमें सॉल्व करना है 2 + x1 + x2 + x3 + x4 पूरे की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 6250 x1 x2 x3 x4। बोला गया कि सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो हमने क्या किया, हमने इस तरह से लिख दिया 6250 को हमने लिख दिया 5 की पावर 5 और इंटू में 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। अब ये 5 की पावर 5 को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, अगर 5 की पावर 5 को नीचे लेके जा रहा हूं तो ये जाएगा 2 + x1 + x2 + x3 + x4 डिवाइड बाय 5 पूरे की होल पावर 5 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 x2 x3 एंड x4। ये क्या है बच्चों, सर ये 5 नंबर्स का AM है सर। अच्छा दोनों तरफ 1/5 पावर ले लो, पहले दोनों तरफ 1/5 पावर ले लो तो ये तो सिंपल दिखाई देगा, और इधर कितनी आ जाएगी पावर 1/5। ये क्या है बच्चों, ये सर 5 नंबर्स का AM है। कौन कौन से नंबर्स, 2 x1 x2 x3 x4। ये क्या है बच्चों, ये 5 नंबर्स का GM है, 2 x1 x2 x3 और x4। ये 5 नंबर का AM, ये 5 नंबर का GM, तो दोनों 5 नंबर के AM बराबर GM, तो AM बराबर GM आ गया। वाह, ये तो क्या खूबसूरती हो गई, AM बराबर GM आ गया, इसका मतलब सारे नंबर्स बराबर हो जाएंगे, और सारे नंबर बराबर हो जाएंगे बराबर 2, मतलब 2 बराबर हो जाएगा x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x4 के। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, लेट पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन देन फाइंड इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के टर्म्स में आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरिया बताना है ट्राइंगल का, है ना, और पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी 2S अपन को दिया हुआ है। 2S तो पेरीमीटर होता है, S तो सेमी पेरीमीटर होता है। अब 2 बच्चे आए यहाँ पे, एक राम आया एक श्याम आया, बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूं बच्चों, उस कहानी को सुनिएगा बहुत ध्यान से। राम ने बोला मैंने 3 पैरामीटर
पैरामीटर लिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है मैक्सिमम, किसके टर्म्स में, सेमी पेरीमीटर के टर्म्स में, मतलब एक्स के टर्म्स में। श्याम ने बोला कि मैं जो चीजें लूंगा वो लूंगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दोनों अपनी अपनी कहानी पे सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, दोनों सही हैं, क्योंकि किसी के दिमाग में कोई सोच आएगी, किसी के दिमाग में कोई सोच आएगी, ठीक है। तो राम चालू हो गया भाई साहब, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाना, तो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस पूरे की पावर 1/3। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दिया, तो ये एक्स क्यूब अपॉन 27 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमने दोनों तरफ एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एस की पावर 4 अपॉन 27 बन जाएगा, और ये बन जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्या बन जाएगा, हीरोइंस फॉर्मूला, हीरोइंस फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर के बराबर, तो डेल्टा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा आ जाएगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट कर दो एस स्क्वायर अपॉन 3√3, ये डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा। तो डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा बताओ, एस स्क्वायर अपॉन 3√3, राइट गाइस। तो राम की कहानी समझ में आ गई आपको। अब आया भाई साहब मैदान में शाम भाई साहब लेके आया अपने 4 पैरामीटर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वही लगातार बढ़ गए, तो वही चारों का सम डिवाइड बाय 4, चारों का मल्टीप्लिकेशन पावर 1/4, ये हो जाएगा 4s माइनस का 2s, ये हो जाएगा 2s बाय 4, s बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये डेल्टा स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 1/4। तो यहां से आपको मिलेगा s बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा की पावर 1/2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो डेल्टा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू s बाय 4। तो डेल्टा का मैक्सिमम कितना आ गया यहाँ पे, s स्क्वायर बाय 4, राइट एवरीवन। अब यहाँ पे राम और श्याम की कहानी में फंस गए कौन, हम फंस गए राम और श्याम की कहानी में। सर ये भी तो सही है, डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू एस स्क्वायर बाय 3√3, सर ये भी तो सही है, एस स्क्वायर बाय 4, तो फिर गलत कौन है सर। अरे गलत है, मैंने आपको क्या बताया था कि आप इक्वालिटी को होल्ड करा रहे हो, यहाँ पे आपने डायरेक्टली बराबर बोल दिया कि एस स्क्वायर बाय 3√3, यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया एस स्क्वायर बाय 4, तो गलत हम है, हम इक्वालिटी को होल्ड करा रहे, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या, कि नंबर्स बराबर है कि नहीं है। चलिए दोनों के नंबर्स को बराबर करके देखते हैं। अगर मैंने दोनों के नंबर्स को बराबर किए, ये राम आ गया और ये श्याम आ गया, एस माइनस ए बराबर एस माइनस बी बराबर एस माइनस सी, यानी माइनस ए बराबर माइनस बी बराबर माइनस सी, यानी ए बराबर बी बराबर सी। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी ट्राइंगल में? यस पॉसिबल है। कौन से ट्राइंगल में पॉसिबल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में पॉसिबल है, राइट। अब यहां पे देखिए श्याम वाले भाई साहब को उसने नंबर्स लिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मैंने सारे नंबर्स को बराबर किया, तो 0 बराबर माइनस ए बराबर माइनस बी बराबर माइनस सी, यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, यानी ट्राइंगल की सारी साइड्स को 0 कर दिया, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। देखो श्याम की कहानी बहुत सही थी शुरुआत में, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि श्याम सही होगा, 110% श्याम सही होगा, बट अफसोस की बात है दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको यह बात समझ में आई कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम के सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। यू शुड बी बेटर केयरफुल। अगर आप इक्वालिटी को होल्ड करा रहे हो तो आप चेक कर लो यार नंबर बराबर है कि नहीं, वहां से एक अच्छी रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसा रिलेशन तो नहीं बन रहा जो एब्सर्ड है। अगर एब्सर्ड रिजल्ट बन रहा है तो फिर तो वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, जैसे इस सवाल में बेचारे राम नहीं श्याम के साथ हुआ। ठीक है, राम तो निकल लिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ राम भगवान का आशीर्वाद था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट नंबर ऑफ द 25th ब्रैकेट। 25वें ब्रैकेट का आपको फर्स्ट नंबर बताना है। तो पहले ब्रैकेट में देखो 1 टर्म आ रही है, दूसरे ब्रैकेट में 2 टर्म, तीसरे ब्रैकेट में 3 टर्म्स, चौथे ब्रैकेट में 4 टर्म, ऐसे ही 24वें ब्रैकेट तक कितनी टर्म्स आएगी ये पता लगा लो। तो 24वें ब्रैकेट तक कितनी टर्म्स आएगी बताओ? 24 × 24 + 1/2, और 25 का फर्स्ट टर्म बताना है तो +1 कर दो, तो हमें 301वां टर्म बताना है, 301 टर्म। अब ये छोटे छोटे सवाल है पर एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे सवाल। अब 301 टर्म बताना है तो क्या होगा, T301 लगा दो बस। ये पूरी सीरीज किसमें दी हुई है? एपी में। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4, तो 1 + 301 माइनस का 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है? 4 के बराबर। सॉल्व कर लेंगे तो 1201 आ जाएगा। ये होगा आपका 25वें ब्रैकेट का पहला टर्म। इट इज क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको इवैल्यूएट करना है। देखो सबसे बड़ी पावर पता है क्या है? टीआर। सबसे बड़ी शक्ति जो आपके अंदर है वो है टीआर लिखने की। अगर आपने टीआर सही लिख लिया इसका मतलब बहुत सही जा रहे हो, बहुत ज्यादा सही जा रहे हो। अगर आपने टीआर सही लिख लिया तो टीआर क्या होगा बताओ? ये 1 + 2 है, ये 1 + 2 + 3 है, आगे 1 + 2 + 3 + 4 आएगा। ऐसे टीआर में क्या आएगा? ऊपर 8 टर्म्स, नीचे 8 टर्म्स का क्यूब का सम, तो ये हो जाएगा r × r + 1/2, ये हो जाएगा r × r + 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके तो 2/r × r + 1, इसको ब्रेक कर दिया 2 × 1/r - 1/r + 1। देखो जब तक टीआर को डिफरेंस में नहीं ब्रेक करोगे तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इस पे क्या लगा दीजिए? अब सिग्मा लगा दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर r की जगह r + 1 पुट करने से या r - 1 पुट करने से, किस में? टीआर में। जैसे मैंने यहाँ पे r की जगह r + 1 पुट कर गया, दूसरा मिल गया, या दूसरे वाले में r की जगह मैंने r - 1 पुट कर दिया तो पहला वाला मिल गया, यानी शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। अब शॉर्ट ट्रिक सुनो। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक बच्चों बहुत छोटी सी है। वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप r के रेस्पेक्ट में जो छोटा है
उसमें आर की छोटी वैल्यू पुट करेंगे और आर के रेस्पेक्ट में जो बड़ा है उसमें बड़ी वैल्यू। अब छोटी वैल्यू क्या है 1 और बड़ी वैल्यू क्या है n, तो यहां पे तो आर की छोटी वैल्यू 1 और यहां पे आर की बड़ी वैल्यू n, तो 1 - 1 अपॉन n + 1 हो जाएगा। बस ये ऐसे ना गया, खत्म सवाल, खत्म। अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना था तो n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। राइट, समझ में आ गया सबको? ट्रिक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वरना आप क्या करोगे, पहले आर को 1 डाल रहे हो, t1 फिर t2 फिर t3 फिर t4, फिर सबको जोड़ रहे हो, बारिश करवा रहे हो, कटते जा रही सारी चीजें। अरे ऐसे झंझट में नहीं पड़ना, टाइम खराब नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक याद रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 1 की पावर 4 अपॉन 1 इंटू 3, 2 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 5, 3 की पावर 4। तो जनरल टर्म क्या है, ये देखो, खुशी मिली मुझे। कहां मिली खुशी? यहां पे आके मिली खुशी। क्यों? क्योंकि जनरल टर्म ऑलरेडी दे रखा था, मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि n की जगह r पुट कर दूंगा, तो r की पावर 4 अपॉन 2r - 1 2r + 1, ये लो यहां पहुंच गया tr। फिर मैंने 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड कर लिया, फिर -1 और +1 कर दिया और फैक्टर कर दिया। आप देख लेना एक बार किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1/2 इंटू 5 इंटू 8, 1/5 इंटू 8 इंटू 11, 1/8 इंटू 11 इंटू 14। ध्यान से देखिएगा, 2 के बाद क्या रहा है 5। मैं आपको टीआर लिखना सिखा रहा हूं, सब बच्चे टीआर लिखना सीखो। 2 के बाद क्या रहा है 5, कितने का डिफरेंस है 3 का, तो यहाँ टीआर 3r लिख दो। क्या लिख दो? 3r लिख दो। r की जगह 1 पुट करने से क्या मिलना चाहिए था? 3 मिलना चाहिए था, पर यहाँ पे 2 है इसलिए -1 कर दो। फिर 5 के बाद क्या रहा है 8 आ रहा है, 8 के बाद 11 आ रहा है, कितने का डिफरेंस? 3 का, 3r लिख दो। r की जगह 1 पुट करने से क्या मिलना चाहिए था? 5 मिलना चाहिए था, पर मिल कितना रहा है 3, तो प्लस का 2 कर दो। फिर ऐसे 3r + 5 हो जाएगा, तो ये tr आ गया। अब tr को लिखना, अब डिफरेंस में कैसे लाना है ये बात ध्यान सुनो। ये तीनों टर्म्स एपी में दिखाई दे रही है, अगर ये तीनों टर्म्स आपको एपी में दिखाई दे रही है तो कुछ नहीं करना। अगर 3 टर्म्स आ रही है डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन पहली 2 -1 अपॉन आखिरी 2, 1 अपॉन पहली 2 -1 अपॉन आखिरी 2, और बैलेंस करने के लिए किससे डिवाइड करना है? आखिरी माइनस पहला। अब आखिरी में से पहले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 6, उस 6 से डिवाइड कर दो, बस उस 6 से डिवाइड कर दो, ये बैलेंस हो गया। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या आ गया भाई साहब बीच में, इसको हटाओ यहां से। चलिए तो ध्यान से सुनिए बात को, यहां तक पहुंच गए, ब्रेक कर दिया आपने, बिल्कुल सही है, देख लेना एलसीएम लेके। अब आपको क्या निकालना है? एसएन। वापस तो ट्रिक, मेरी ट्रिक याद करो, ट्रिक याद करो वरना टाइम खराब होगा। ट्रिक क्या थी? यहां पे मैंने r की जगह r + 1 पुट कर दिया, तो 3r + 3 माइनस का 1 यानी 3r + 2, ये हो जाएगा 3r + 3 प्लस का 2, 3r + 5। क्या सेकंड पे पहुंच गए? यस सर, सेकंड पे पहुंच गए। तो ये r के रेस्पेक्ट में ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें r की जगह 1 पुट कर देना और यहां पे r की जगह क्या पुट कर देना? n। तो n पुट करोगे तो ये बन जाएगा पूरा Sn, n इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो करेक्ट आ जाएगा 1/6, 1/2, 1/5। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/60। दैट इज द आंसर। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सारी बातें जो मैंने एपी, जीपी, एचपी, एजीपी वगैरह जो भी बताया आपको, सारी बातें क्लियर हो गई। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, फटाफट से हम सवाल करते हैं। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपको दिया हुआ है बच्चों, द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम आपको कैलकुलेट करना है। 3 × 1³ अपॉन 1 स्क्वायर, 5 × 1³ प्लस ये। तो आप जनरल टर्म लिखिए सबसे पहले। सबसे पहला काम जो होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए बच्चों? जनरल टर्म लिखना। तो जनरल टर्म कितनी आएगी जल्दी से बताइए। अगर टीआर की बात करूंगा तो वो आ जाएगी आपकी 2r + 1, और अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा 1³ + 2³ से लेके r³, यानी हो जाएगा r × r + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा r × r + 1 2r + 1 डिवाइडेड बाय 6। समझ में आती है बात? अब ध्यान से देखिए, 2r + 1 से 2r + 1 कट गया, r × r + 1 से r + 1 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या बताइए फटाफट से? 3/2 बचेगा। क्यों बचेगा 3/2? क्योंकि यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, तो 6/4 हो जाएगा 3/2, और इनटू में बचेगा r × r + 1। बस खत्म। यहाँ पे क्या है? ये जेईई मेंस का सवाल है बच्चों, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। इस तरह की सीरीज पूछी जाएगी तो टीआर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3/2 × r × r + 1 सिग्मा लगा दो। 3/2 तो बाहर आ जाएगा, तो एक तो बन जाएगा कितना? r² और एक सिग्मा बन जाएगा r। कितने टर्म्स का सम चाहिए? 10 का। तो r = 1 से लेके यहां तक भी 10 और r = 1 से लेके 10, ये भी हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा कितना? n × n + 1 2n + 1/6, और यहां पे हो जाएगा n × n + 1/2। आप n का वैल्यू 10 पुट कर लेना, यू विल गेट द आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अटेम्प्ट कीजिए इस सवाल को, सी ऑप्शन हो जाएगा। अटेम्प्ट कीजिए सभी बच्चे इस सवाल को, वीडियो को पॉज करके, और बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलिए x और y पॉजिटिव नंबर्स है, m और n भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। बहुत इजी सवाल था, कितना आसान सवाल पूछा जेईई मेंस में। देखो x की पावर m जो वो स्टंट मार के नीचे आ जाएगा। नीचे कैसे आ जाएगा ध्यान से देखिएगा आप, कैसे नीचे आ जाएगा? 1 + x की पावर 2m डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा यहाँ पे x की पावर m। ऐसे ही y की पावर n स्टंट मार के डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तो y की पावर n हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्टीमेटली 1/, अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा x की पावर m + 1/x की पावर m, और इनटू में आ जाएगा ये y की पावर n, m नहीं n। आपने निकाल लिया होगा वैसे तो इसका आंसर। कितना आ रहा है बताओ? आगरा, भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर?
बताइए बताइए बताइए, y की पावर n प्लस 1 अपॉन y की पावर n। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाऊंगा तो इसका वैल्यू 2 के बराबर आएगा। कितना वैल्यू? मिनिमम वैल्यू है ना, इसका मिनिमम वैल्यू। हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इसको भी मिनिमाइज करना है और इसको भी मैक्सिमम मिनिमाइज करना है। दोनों मिनिमाइज होंगे तो प्रोडक्ट भी मिनिमाइज होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 2। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 1/4, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए फटाफट से अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन सही। अटेम्प्ट कीजिए फटाफट से बच्चों सवाल को। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज। थोड़ा सा दिक्कत है आपको सीरीज आइडेंटिफाई करने में। चलिए, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। आगरा, भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर, क्या आंसर मिल रहा है? जल्दी से बताइए। तो जिन बच्चों का आंसर क्या है? आगरा, भरतपुर, तो भरतपुर वाले बच्चे सही हो गए भाई सब। सही बात है, बिल्कुल। चलिए, तो देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3/4 का होल क्यूब? कोड क्या था, पकड़ना क्या था? ये लिखा हुआ है 3/2, तो 3/2 को मैं लिख सकता हूं 6/4 का होल क्यूब। ये लिखा हुआ है 9/4 का होल क्यूब। अगला क्या लिखा हुआ है? 3 का क्यूब, यानी 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 कितना? 12/4 का होल क्यूब। इस तरह से चलता जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैं 3/4 का होल क्यूब बाहर निकाल लिया। अब 3/4 का होल क्यूब बाहर निकाल लिया तो ये 1 क्यूब बचेगा, ये 2 क्यूब बचेगा, ये 3 क्यूब बचेगा, ये 4 क्यूब बचेगा। इस तरह से कितने टर्म्स का सम निकालना है? 15। तो ये हो जाएगा 3/4 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 15 टर्म्स का सम, यानी हो जाएगा 15 × 15 + 1 16 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना? बिल्कुल। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो 15 × 8 हो जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 27/4 का क्यूब 64। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, दैट विल बी 64, इनटू में हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो 64 से 64 कैंसिल, 15 का स्क्वायर 225, 225 इंटू के, तो के का वैल्यू कौन आएगा भाई साहब? 27। क्लियर? सभी को ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी बातें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा शुरुआत से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या बातें हमें देखनी है, देखिए। सबसे पहली बात कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आएगी? z = x + i/y, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट बच्चों? आयोटा के बारे में बात करें तो आयोटा की 4 बातें ध्यान रखनी, 2-3 बातें ध्यान रखनी है। क्या आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम हमेशा क्या होता है? 0। आयोटा की पावर 4n का मल्टीपल हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। z हमारा x + i/y होता है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे बच्चों को पता है किसमें आती है? सबसे ज्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में। तो अगर मैं आपसे आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है? -π से π के बीच में जाता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल गो फ्रॉम -π to π, तो -π पे क्लोज और π पे ओपन, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये कि आर्ग्यूमेंट निकाला कैसे जाता है? आर्ग्यूमेंट को मैं बोलता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दैट विल बी इक्वल टू थीटा, और थीटा हमेशा बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x, जहां पे y आपका इमेजिनरी पार्ट है, x आपका रियल पार्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखिएगा π - थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान रखिएगा -π + थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस का थीटा। यानी यहां पे tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x, यहां पे हो जाएगा π - tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, यहां पे हो जाएगा -π + tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, और यहां पे हो जाएगा माइनस की थीटा के बराबर। ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ये याद रखिए क्वाड्रेंट में। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, यानी उसका आर्ग्यूमेंट या तो 0 होगा या फिर π होगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, यानी उसका आर्ग्यूमेंट या तो π/2 होगा या फिर -π/2 के बराबर होगा बच्चों। अब बात यह आती है कि हमें ध्यान क्या रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 × z2 आ रहा है आपके सामने, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस का आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अगर आपके सामने लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, आप इसको लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अच्छा, दोनों जगह 2k π ऐड कर देंगे। वो 2k π ऐड क्यों करेंगे बालक? क्योंकि हमें बैलेंस करना है, हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना जो -π से π के बीच में रहेगा, ये बात ध्यान रखना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या होता है? एक तो आर्ग्यूमेंट होता है, और दूसरी बात ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है? प्रॉपर्टीज को याद रखिए। 2k π ऐड करना है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में, डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन में, ऐसे और भी प्रॉपर्टीज होती है, पर हम की पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यार बात आती है किसकी? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात आती है। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी की होती है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। z³ = 1 लिखा हुआ है, तो z के 3 रूट मिलेंगे, एक 1 होगा, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। जहां पे ओमेगा जो होगा मैं सपोज कर रहा हूं -1 + √3 i/2 होगा, तो बताइए ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -1 - √3 i डिवाइडेड बाय 2। इट विल बी -1 - √3 i डिवाइडेड बाय 2। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे हमारे, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास -1 - √3 i/2। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा?
शून्य आएगा, और ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। सबसे ज्यादा सवाल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वगैरह पे पूछे जाते हैं। अब जैसे ये मान लीजिए -1 प्लस √3 आयोटा लिख दिया, तो -1 प्लस √3 आयोटा किसके बराबर होगा, 2 ओमेगा के बराबर, है ना। देखो किसी को भी आप ओमेगा अज्यूम कर सकते हो, किसी को भी आप ओमेगा स्क्वायर अज्यूम कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल हमेशा किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये जो आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आए हैं, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आए, ये एक सर्कल पे लाई करेंगे। कौन से सर्कल पे लाई करेंगे, वो सर्कल जो एक यूनिट रेडियस का सर्कल होगा, वो सर्कल जो एक यूनिट रेडियस का सर्कल होगा उस पे लाई करेंगे तीनों रूट्स, और वो जो ट्राइंगल बनेगा तीनों को ज्वाइन करने से सर्कल के अंदर, वो ट्राइंगल कैसा बनेगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये ई की पावर आयोटा थीटा होता है, ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और z को एक फॉर्म और लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। अब की पॉइंट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये देखो, सवाल को सॉल्व करना है ना, तो z को x प्लस आयोटा y पुट कर दो, z को x प्लस आयोटा y पुट कर दो, बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद अगली इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें लोकस पहचानना पड़ेगा। अब लोकस कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या होगा बेटा, z नॉट के बराबर होगा, और रेडियस किसके बराबर होगी, डेट विल बी इक्वल टू r, ठीक है। सेंटर z नॉट होगा, रेडियस r के बराबर होगी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ z1 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस z2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अच्छा कहीं पे लिख दिया मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस है सर ये। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब z का z1 से डिस्टेंस वो बराबर आ रहा है z का z2 से डिस्टेंस, तो z कहां पे होगा, z विल बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 और z2, z1 और z2 को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा z1, z यहां पे हो सकता है, z कहीं पे भी हो सकता है यहाँ पे, अगर मॉड ऑफ z माइनस z1 बराबर मॉड ऑफ z माइनस z2 आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, a इंटू जेड बार, a बार इंटू जेड प्लस का b इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ये बात भी ध्यान रखें। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया z इंटू जेड बार प्लस का a बार z प्लस का a z बार प्लस का b इज इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पहचान में आनी चाहिए, क्योंकि मेंस में सवाल आ चुका है इसके ऊपर। यहाँ पे a क्या होता है, a इज अ फ्री वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ध्यान रखना, a इज अ फ्री वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। मैं तो सबसे बड़ा सजेशन यही देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल देखते ही दिमाग में क्या खनकना चाहिए कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y पुट करो। सबसे बड़ा की पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सबसे बड़ा की पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये बात ध्यान रखना। ये ज्योमेट्री बता दी मैंने आपको थोड़ी बहुत, इतनी ज्योमेट्री में आपका काम चल जाएगा। की नोट्स की अगर बात करें हम लोग, अब यहां पे आती है रोटेशन थ्योरम, रोटेशन थ्योरम भी हम ध्यान रखें। अच्छा ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है, एक और बात बता दूं आपको इंपॉर्टेंट, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये z1 है, ये z2 है और ये z3 है, दिस पॉइंट्स आर z1 z2 z3, तो इनके बारे में एक बात ध्यान रखना कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस का z3 स्क्वायर, ये बराबर आएगा z1 इंटू z2 के प्लस का z2 इंटू z3 के प्लस का z3 इंटू z1 के। हाँ कौन सा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसमें कंडीशन होती है, आप इसको मेमोराइज कर लेना कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ये z1 इंटू z2 प्लस z2 इंटू z3 प्लस का z3 इंटू z1 के बराबर होगा, ये बात ध्यान रखना। अच्छा रोटेशन का कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, रोटेशन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां से देखिए, अगर ये आपको एक दिखाई दे रहा है, ये Z3 है, ये आपका Z2 है और ये आपका Z1 है, ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, तो रोटेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, फाइनल वेक्टर, फाइनल वेक्टर कौन होगा बताओ, Z3 माइनस Z2, यहां से वहां जा रहे हैं तो फाइनल वेक्टर डिवाइड बाय इनिशियल वेक्टर कितना होगा, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेक्टर इनटू e की पावर आयोटा। अगर ये बीच में एंगल थीटा आ रहा है, ये एंगल थीटा, आयोटा थीटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हो तो एंगल थीटा होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हो तो माइनस थीटा होगा। लिखते कैसे भाई साहब, फाइनल वेक्टर है ना, कैसे लिखते बताओ, फाइनल वेक्टर डिवाइड बाय इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेक्टर इनटू e की पावर आयोटा थीटा। थीटा अगर आपका पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। सबको समझ में आ गया ये बात। चलिए देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी क्या होगा, क्यूब, अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे थे, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर हम बात कर रहे थे, वहां पे एक बात ये रह गई कि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर पावर p रेस कर दूंगा, 1 की पावर p प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर p, है ना, क्या किया
कि सारे रूट्स के ऊपर पावर p रेस कर दी, तो यहां पे इसका वैल्यू है ना, दो वैल्यूज आती है इसकी दो वैल्यूज आती है, एक वैल्यू तो 0 आएगी और एक वैल्यू आपकी 3 के बराबर आएगी। 0 इसकी वैल्यू कब आएगी? जब p जो है वो 3n का मल्टीपल नहीं आएगा, और p जब जो है वो 3n का मल्टीपल आएगा तो आंसर 3 आएगा। ऐसे nth रूट ऑफ यूनिटी में आएगा कि अगर p जो है वो n का मल्टीपल है, जैसे 7th रूट ऑफ यूनिटी, अब 7th रूट ऑफ यूनिटी में p क्या होगा? 7 का मल्टीपल होगा तो आंसर 7 आ जाएगा, और अदरवाइज क्या हो जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तो nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में क्या होगा? nth रूट ऑफ यूनिटी में आपके रूट्स होंगे क्या? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब से लेके अल्फा की पावर n माइनस 1। nth रूट ऑफ यूनिटी सारे जीपी के अंदर होता है, ये बात ध्यान रखना। ऑल द रूट्स nth रूट ऑफ यूनिटी विल बी इन जीपी, ये सारे रूट्स आपके जीपी में होंगे। और दूसरी बात ये कि अगर मान लो मैंने 7th रूट ऑफ यूनिटी बोला, तो 7th रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 6। सही है। सबसे पहली बात तो सारों का सम हमेशा 0 के बराबर आता है, सारों का सम हमेशा 0 के बराबर आता है। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया 1 की पावर कितना, 1 की पावर मैंने आपसे पूछ लिया, कुछ भी पावर रेस कर दो आप, 11 प्लस अल्फा की पावर 11 प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर 11, इस तरह से चलता जाएगा, अल्फा पावर 6 पूरे की बार 11। तो जो पावर आपने रेस की है वो 7 का मल्टीपल तो है नहीं, इसका मतलब इसका आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा? 0 के, अगर 7th रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये बहुत ही जरूरी बात मैंने आपको बताई है, समझ गए मेरी बात को, है ना? तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ये ध्यान रखनी है, और साथ के साथ ज्योमेट्री का खासकर ध्यान रखना है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। और भी बातें आपको बता दूं, रियल पार्ट ऑफ z को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को आप लिख सकते हो z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। और भी बातें बता दूं आपको, बहुत सारी बातें, z इंटू जेड बार को क्या लिख सकते हो? मॉड z का स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना, बहुत ही जरूरी बात। अगर आपके सामने लिखा हुआ है z1 प्लस z2 प्लस z3, इस पूरे का मुझे कॉन्जुगेट लेना है, तो हो जाएगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट प्लस z3 का कॉन्जुगेट। कभी आपको बोला जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3 आयोटा दिया हुआ है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप इसको बराबर कर दीजिए अंडर रूट के अंदर x प्लस आयोटा वाई, सॉरी, है ना, x प्लस आयोटा वाई के बराबर कर दीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जिससे बेस्ड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सवाल करते हैं फटाफट से, है ना, लेट्स डू द क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला सवाल है बच्चों, आप सवाल को देखिए, अटेम्प्ट कीजिए अपने आप। चलिए, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ऑल द पॉइंट इन द सेट S, ये आपको S दे रखा है, किसके ऊपर लाई करेंगे? तो ध्यान से देखिए, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा अपॉन अल्फा माइनस आयोटा, ये इस तरह से दिया हुआ है आपको। तो आपको बताना x और y किस पे लाई करेगा। तो अल्टीमेटली मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, ये हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा, नीचे भी हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा। तो x प्लस आयोटा वाई बच्चों किसके बराबर बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का आयोटा अल्फा, प्लस का हो जाएगा आयोटा अल्फा, और माइनस का 1 डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का 1। तो x प्लस आयोटा वाई हमारा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? देखिए, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग, ये तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने रियल पार्ट को अलग कर दिया। प्लस का आयोटा अगर मैंने बाहर निकाला तो ये हो जाएगा आपका कितना? दिस विल बी 2 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख सकते हैं x तो इसके बराबर है और y इसके बराबर है, यानी x किसके बराबर है? अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1, और y किसके बराबर है? 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे क्या करना है? अल्फा को एलिमिनेट करना है। अल्फा को एलिमिनेट करूंगा तभी तो x और y का लोकस मिलेगा, तो मैंने दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह मिलेगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर तो हो जाएगा आपका बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का कितना? होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को देखो, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा? अल्फा की पावर 4 प्लस का 1 माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 4 अल्फा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बात है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया आपस में, ये 1 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसका सेंटर होगा ओरिजिन, और रेडियस किसके बराबर आएगा बच्चों? 1 के बराबर। जेईई मेंस का सवाल है, देखिए बहुत ईजी था, केवल एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करने से आपका सवाल क्या हो गया? सॉल्व हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस इज, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है -1 प्लस √3/2, है ना, ये ओमेगा के बराबर होता है। तो -1 प्लस आयोटा √3 किसके बराबर हो जाएगा? 2 ओमेगा के। बताया था मैंने, अभी आपको जरूरत पड़ती है इन चीजों की। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2 ओमेगा की पावर 30, नीचे ध्यान से देखिए, क्या मैं नीचे इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, पूरे की पावर कितना हो जाएगा? 15। अब 2 ओमेगा की पावर 30 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 30, और ओमेगा की पावर 30 हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हमेशा 1 होता है, डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा।
सही बात है, आयोटा स्क्वायर और 1 तो कट जाएगा, -2 आयोटा, तो -2 आयोटा की पावर 15 यानी -2 की पावर 15 इनटू में आयोटा की पावर 15। अब मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो ये आयोटा की पावर 16 बन जाएगा, और आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल हमेशा किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर, तो ये तो अल्टीमेटली 1 हो गया। तो आंसर आ जाएगा -2 का पावर 15 इनटू में आयोटा। कौन सा आंसर, आगरा, भरतपुर, चेन्नई या ढोलकपुर? भाई साहब चेन्नई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये देखिए बहुत कॉमन सवाल है, आप जिस चीज से एक्सपेक्ट नहीं कर रहोगे ना उसी से सवाल आ जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे सवालों से बचना है जिनकी कैलकुलेशन बड़ी गंदी है या जिनमें कोई पर्टिकुलर ट्रिक लग रही है, उन क्वेश्चन से बचना है। वहां पे अपना इंटेलिजेंस नहीं दिखाना। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, ले मैंने तो बहुत भयंकर तैयारी करी है, मैंने इस चैप्टर में बहुत ज्यादा तैयारी करी है, मैं तो इस सवाल का चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो तोड़ के आऊंगा। अरे नहीं यार, बी रिलैक्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे लेवल तक तैयार किया है आप उसका सवाल वहां पे कर पाएंगे। इट इज नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। आप लोग क्या होता है, ले तेरी तो मैं बताता हूं तेरे को सवाल, रुक जा अभी तेरे को मैं करके दिखाता हूं, आप लड़ने बैठ जाते हो वहां पे। अरे लड़ना नहीं है सवाल का, ओनली 1 क्वेश्चन इज इनफ टू ruin योर एंटायर एग्जामिनेशन। एक सवाल काफी होगा आपका पूरा पेपर बर्बाद करने के लिए, पूरा करियर बर्बाद करने के लिए, पूरा साल बर्बाद करने के लिए। इसलिए प्लीज बच्चों फाइट नहीं करनी है, बी कूल, बी रिलैक्स। अगर फाइट करोगे तो वहीं पे निमट जाओगे, वो सवाल आपको ढेर कर देगा वहां पे। इसलिए ऐसे सवालों से बचना है और प्यारे 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 सवालों को करते हुए आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे पेपर में, आराम से 99% क्रैक करा देंगे आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रेडी गाइस, चलिए करिए इस सवाल को। रियल पार्ट ऑफ z -1 अपॉन 2z + 1 इज इक्वल टू 1, x प्लस आयोटा y पॉइंट x, y किस पे लाई करेगा। इसका रियल पार्ट 1 के बराबर दे रखा है बच्चों। अब इसका रियल पार्ट 1 के बराबर दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस का 1, नीचे हो जाएगा 2z यानी 2x प्लस का 2 आयोटा y प्लस का कितना दिया हुआ है आयोटा। इसका रियल पार्ट निकालना है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, देखो x -1 प्लस का आयोटा y, यहां पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2x प्लस का आयोटा कॉमन निकालूंगा तो 2y + 1। आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी 2x माइनस का ये हो जाएगा कितना, 2y + 1 इंटू आयोटा, और डिवाइड बाय नीचे भी यही हो जाएगा 2x माइनस का 2y + 1 इंटू आयोटा, यानी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बच्चों। अब डिनोमिनेटर देखिए क्या बनेगा, आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा 4x² प्लस का 2y प्लस का 1 होल स्क्वायर। हम रियल पार्ट को 1 के बराबर कर रहे हैं, तो ऊपर रियल पार्ट कितना मिलेगा, जब x -1 2x से मल्टीप्लाई होगा, यानी इट विल बी 2x इंटू x -1। एक रियल पार्ट कब मिलेगा, जब आयोटा वाला आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाएगा प्लस का y इंटू 2y + 1। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। कर लीजिए सॉल्व, ये कितना आ जाएगा, यहां से मिल जाएगा आपको 2x², ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का 2y² प्लस का ये हो जाएगा कितना y, दैट विल बी इक्वल टू कितना 4x² प्लस का 4y² प्लस यहां से 4y + 1 प्लस का 4y प्लस का 1। तो अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो 4x² माइनस 2x², ये 2x² आ जाएगा, 4y² माइनस 2y², ये प्लस का 2y² हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये बन जाएगा प्लस का 3y प्लस का 2x प्लस का 3y, यानी प्लस का 2x प्लस का 3y और ये प्लस का 1, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा x² प्लस का y² प्लस का x प्लस का 3/2 प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0। तो रेडियस अगर इसकी निकालोगे तो ये हो जाएगी 1/4 प्लस, मतलब देख लेना आप रेडियस निकाल के। रेडियस कैसे निकालते हैं, √g² प्लस f² माइनस का c। तो यहां पे हमसे पूछा गया था इसका डायमीटर क्या होगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा √5/2। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ नहीं करना, z को x प्लस आयोटा y पुट करो, उसका रियल पार्ट किसके बराबर कर दो 1 का। अब यू आर वेरी स्मार्ट। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते वक्त इमेजिनरी भी निकाल रहे, रियल भी निकालना है। अरे मतलब ही नहीं है ना इमेजिनरी, निकालना क्या है, रियल पार्ट। रियल पार्ट कब मिलेगा, जब ये रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, तब तभी रियल मिलेगा। डिनोमिनेटर वैसा का वैसा, आगे बढ़ जाओ, सवाल ले जाओ, आंसर ले जाओ, खुश हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट द लाइंस, देखिए लाइंस को पहचानिए आप, लाइंस को पहचानिए, ये लाइंस आपको दिखाई देगी। देखिए अगर मैं इसको a बार बोल दूं, ये z है, तो यहां पे आयोटा आएगा, आयोटा -2, ये z बार, तो a बार z प्लस a z बार इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको बताना है क्या ये दोनों नॉर्मल है, ये दोनों लाइंस आपकी नॉर्मल है, और ये लाइन आपकी क्या है, टेंजेंट है इस सर्कल के लिए। तो सर्कल की रेडियस बतानी है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। मैं तो आपको बोलूंगा क्या, x प्लस आयोटा y। तो ध्यान से देखिएगा, आप चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं x प्लस आयोटा y पुट करके, आप आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए तो मैं सॉल्व कर देता हूं। ये हो जाएगा 2 - आयोटा, 2 - आयोटा, z की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, z की जगह x प्लस आयोटा y, ये हो जाएगा 2 + आयोटा, z बार की जगह x - आयोटा y, ये हो जाएगा 2x माइनस आयोटा x, ये हो जाएगा 2 आयोटा y, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस का y, यानी प्लस का y, माइनस आयोटा स्क्वायर, ये +1 हो जाएगा प्लस का y, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 2 आयोटा y
प्लस का ये हो जाएगा आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये प्लस का वाई हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल और 2x से 2x भी कैंसिल, तो ये कितना बनेगा ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा 2 आयोटा एक्स इज इक्वल टू 4 आयोटा वाई, इसका मतलब y बराबर बन जाएगा कितना x/2। ये पहली लाइन आ गई, देखो y बराबर x/2 लाइन आ गई ना, देखो स्ट्रेट लाइन आ गई, ओरिजिन से पास कर रही है। अब इस वाली को देखो फिर से सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 2 प्लस आयोटा, z हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा y प्लस का आयोटा माइनस 2, z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y माइनस का 4 आयोटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, ये आपको कितना मिल जाएगा बच्चों 2x, बी विद मी, प्लस का ये हो जाएगा 2 आयोटा y माइनस का y प्लस का ये हो जाएगा आयोटा x माइनस का 2x, मेरे साथ खड़े रहिए बस, आप क्रैक कर देंगे अपन बिल्कुल, प्लस का y और प्लस का ये हो जाएगा 2 आयोटा y और माइनस का 4 आयोटा, दैट इज इक्वल टू 0। लेट्स सी व्हाट इज कैंसिलिंग आउट, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, व्हाट इज कैंसिलिंग आउट। तो 2x से 2x तो कैंसिल हो गया, आयोटा अच्छा y से y भी कैंसिल हो गया, आयोटा x 2 आयोटा x, ये हो जाएगा 2 आयोटा x प्लस ये हो जाएगा 4 आयोटा y और ये माइनस का 4 आयोटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी अल्टीमेटली मिल जाएगा 2x, नहीं 2x थोड़ी मिलेगा, 2x थोड़ी मिलेगा, 2x नहीं मिलेगा, 2x नहीं मिलेगा, इसको हटाते हैं यहाँ से, क्या मिलेगा बच्चों x प्लस का मिल जाएगा 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये लो दो लाइंस आ गई आपके सामने, तो x की जगह 2y पुट कर दीजिए, तो 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो 4y इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू तो 1/2 आ गया भाई साहब, y का वैल्यू तो 1/2 आ गया और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर y का वैल्यू 1/2 आ रहा है x का वैल्यू 1 आ जाएगा। सर ये क्या है, सेंटर, सेंटर है भाई सेंटर। सर सेंटर क्यों, क्योंकि नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देता है, सेंटर। सर्कल के लिए नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देगा बच्चों, सेंटर देगा। अब सेंटर पता लग गया, ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट मैं अगली स्लाइड में लिख देता हूं, आयोटा z प्लस z बार प्लस 1, आयोटा z प्लस का z बार प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस का 1 प्लस का आयोटा इज इक्वल टू 0, शायद ये दिया हुआ है ना। और सेंटर है आपका 1/2, 1। हमें क्या चाहिए, सर्कल का रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस निकालो, बहुत आसान है, टेंजेंट निकाल लो बस। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट के ऊपर किसके बराबर होती है, रेडियस के। इससे आसान क्या पूछेगा, इससे आसान क्या पूछेगा बताओ, x प्लस आयोटा वाई, जेड बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आयोटा x और ये हो जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर इंटू वाई प्लस का x माइनस आयोटा वाई प्लस का 1 प्लस का आयोटा, दैट इज इक्वल टू 0। ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये जाएगा आयोटा x माइनस का y प्लस का x माइनस आयोटा y प्लस का 1 प्लस का आयोटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आप रियल पार्ट को अलग कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग कीजिए, यहां से x आ जाएगा, यहां से माइनस का y हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। और रियल पार्ट आप देखेंगे तो रियल पार्ट मिलेगा, एक तो माइनस का y, एक मिलेगा आपका प्लस का x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आपको मिल क्या रहा है, दोनों में से x माइनस वाई प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर बनेगा 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, यानी डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो x माइनस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, 1,2 1/2, 1 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी बताइए, 1/2 माइनस का 1 प्लस का 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, √2। 1 से 1 तो क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2√2 और यही हमारा क्या होगा आंसर, 1/2√2, दैट विल बी बी ऑप्शन। क्या बी ऑप्शन दिया हुआ है हमें आंसर में, अरे रे 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 डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है, 3/2√2। कहीं मिस कर दिया हमने कुछ, ओ हो, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई बच्चों, हमने x की जगह y पुट कर दिया और y की जगह x पुट कर दिया, बाप रे ऑप्शन में मिल भी गया है ना, ऑप्शन में मिल भी गया, ऐसी गलतियां होती है, फिर हम खुश हो जाते हैं, मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, अरे बेटा नहीं हो पाया, गलती कर दी। ठीक है, तो x की जगह 1 आएगा, सॉरी, तो x की जगह 1 आएगा, तो 1 माइनस 1/2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, √2। तो यहां से मिल जाएगा 2 माइनस 1/2, दैट विल बी 3/2, तो इट विल बी 3/2√2। ये लो आंसर आ गया। तो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको बात समझ में आ गई हुई। तो हमने आज क्विक रिवीजन किया है, की पॉइंट्स के बारे में बात की है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे और सीक्वेंस एंड सीरीज को, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। और आखिरी में जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूंगा यार बच्चों, बहुत जरूरी बात है, वो बात मैं बोलना ये चाहूंगा कि ज्यादा कुछ सोचा नहीं, कह दिया तो कह दिया। तुम लोगों ने IIT को जिंदगी कह दिया तो कह दिया, तुम्हारे बाद IIT के बाद कहीं और दिल लगना है मुश्किल, शौक हो तुम आखिरी, कह दिया तो कह दिया। बस यही सोच के, अपने माँ बाप के बारे में सोच के, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के जी जान लगा दो कि हमें IIT क्रैक करना है। देखिए उन लोगों ने आपके लिए सब कुछ किया है, दे हैव डन एवरीथिंग फॉर यू, एवरीथिंग, आपको जो चाहिए था सब लाके दिया है। खुद उन्होंने फटे कपड़े पहने, फटे जूते चप्पल पहने, पर आपको हमेशा अच्छी चीज लाके दी है। एक गिफ्ट, एक प्रेजेंट आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं, उनके आपके पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हैं ना, वो यही है। इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। हर पेरेंट यही सपना देखता है कि उनका बच्चा एक अच्छे कॉलेज से पास आउट हो, तो अच्छे कॉलेज से पास आउट होने के लिए तैयारी करने के लिए टाइम आज से ही है, अभी से ही है। स्टार्ट कर दीजिए, जी जान लगा दीजिए। नींद आई है, नींद को तोड़ दो,
बस अपने आप की साइकिल को चेंज कर लो, हमें कैसे भी करके जेई को क्रैक करना ही करना है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम हर्ष मालव सर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।